गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी सारी छुट्टियां हो गई हैं, सब फेस्टिव मोड में आ गए थे। छुट्टियां थी, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स। एनीवे, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो बच्चे ऑनलाइन लाइव है, वेरी गुड मॉर्निंग। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द कंपनी। उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, एंड आई टोल्ड यू दैट इन फैक्ट दैट इज द basis of the other characteristics or the features of a company. Then second we have discussed about the perpetual succession. Third I am going to take up that is the limited liability. लिमिटेड लाइबिलिटी। बेटा सॉफ्ट कॉपी नीतू आपने पूछा, सॉफ्ट कॉपी आपको उस पर डाल दी है व्हाट्सएप ग्रुप पे और गूगल ड्राइव पे भी डाल दिया है। बुक्स के लिए एक बार रिसेप्शन पे बात कर लीजिएगा हार्ड कॉपी के लिए। देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी हियर, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो। लिमिटेड लाइबिलिटी, here we are talking about the liability of members towards the company. हम कंपनी की लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, लाइबिलिटी किसकी? मेंबर्स की टुवर्ड्स द कंपनी, उसकी लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। कई बच्चे क्या करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी लिखते हैं। दैट इज नॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। अच्छा, ये मैंने बताया सारे कैरेक्टरिस्टिक अल्टीमेटली कनेक्ट कैसे होंगे? सेपरेट लीगल एंटिटीज। इसका भी लॉजिक समझिए क्या है। लेट्स से एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने मान ली किसी बैंक से लोन ले रखा है, तो क्या ये बैंक इस कंपनी का क्रेडिटर है? और मान लिया इसने कुछ गुड्स क्रेडिट परचेज किए हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स आदि है, और एक तरफ कंपनी के मेंबर्स हैं। वी आर सेइंग दैट whatever the liability this company may have towards its creditors, trade creditors or animals, उससे मतलब नहीं है। मेंबर्स की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी एक सर्टेन लिमिट तक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कंपनी कितनी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द आउटसाइडर। अच्छा, अगेन इस बात को हम कनेक्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, कि इसकी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स इज क्रेडिटर, बट ये अलग है और ये अलग है। कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। तो ये नहीं कि सब कंपनी की जितनी लाइबिलिटी उतनी मेंबर्स की लाइबिलिटी, ऐसा नहीं है। इट मीन्स वॉट एवर द लाइबिलिटी द कंपनी मे हैव टुवर्ड्स द आउटसाइडर, irrespective of that members liability is limited, it is only up to certain extent, it is only up to वो कितनी extent तक है, क्या है, वो लॉ में डिफाइन की हुई है। we'll discuss that about that। इसका मतलब बेसिकली अगेन ये बात भी किससे कनेक्ट होती है? विद द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स इस क्रेडिटर्स, टुवर्ड्स क्रेडिटर्स और अदर पर्सन, लेकिन ये अलग है और मेंबर्स अलग है। सेपरेट लीगल कंपनी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स, and irrespective of the liability company may have towards its outsider, liability of members toward the company is up to certain extent, it is a limited liability, it's a limited liability. So again I can say that this characteristic is again connected with the concept of separate legal entity. So here we are talking about the limited liability of members, not the liability, हम कंपनी की लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम मेंबर्स की लाइबिलिटी की बात कर रहे। नाउ एक है ना, क्योंकि ये टॉपिक चला है तो टॉपिक का मतलब क्या मैंने पहले बता दिया कैरेक्टरिस्टिक का, लेकिन इसी टॉपिक के साथ हम एक चीज डिस्कस करेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, हमने तो बोल दिया सब लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड है, बट कितनी है क्या है वो सब के लिए हमें लॉ के प्रोविजन देखने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। Classification of companies on the basis of liability of members towards the company. Clear? On the basis of liability of members towards the company. See, broadly, हम कंपनीज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनी। जब कंपनीज को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, तो ऑब्वियसली दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी। और वैसे भी आपने जो था फाउंडेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा है, और यहाँ भी हम पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 विच सेज दैट प्राइवेट कंपनी इज दैट कंपनी विच हैज गॉट 3 रिस्ट्रिक्शन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, and public company section 2 clause 71 which says that which is not a private company। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो बचा क्या, पब्लिक कंपनी। तो दो ही है ऑप्शन है, या तो प्राइवेट या पब्लिक। तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नाउ इसके बाद प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों कई तरह की हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक। एंड ये जो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका बेसिस ये है जो ऊपर लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ liability of members towards the company, on the basis of liability of members towards the company। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज बोथ सेम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेट एज वेल पब्लिक कंपनी। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है कि फर्दर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, ये क्लासिफिकेशन दोनों कॉन्टेक्स्ट में सेम है। दोनों कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या, और वहां मतलब ही सेम है। लिमिटेड का मतलब चाहे प्राइवेट कंपनी कॉन्टेक्स्ट में बात करें चाहे पब्लिक कंपनी कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग इज सेम, मीनिंग इज सेम। इसका मतलब इसको इस तरीके से अगर हम करें, लिमिटेड, अनलिमिटेड, ऐसे पब्लिक कंपनी लिमिटेड, अनलिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज and public unlimited companies। Private limited companies further divided into two parts: limited by shares, limited by guarantee। Similarly, public company limited can be divided into two parts: limited by shares, limited by guarantee। अब देख रहे हो एग्जैक्ट सेम क्लासिफिकेशन है, जो प्राइवेट के साइड है वही पब्लिक के साइड है, एग्जैक्टली सेम है। क्लियर? अच्छा, जो लिमिटेड बाय गारंटी, ये कंसेप्ट है, लिमिटेड बाय गारंटी में फर्दर एक चीज और ऐड करेंगे हम, इट मे हैव अ शेयर कैपिटल, इट मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। ये आपके फाउंडेशन में नहीं था, या तो मैंने थोड़ा सा हिंट वहीं दे दिया था कि आप इंटर पढ़ोगे। फाउंडेशन में आप मान के जाते लिमिटेड बाय गारंटी में तो उसकी शेयर कैपिटल नहीं है, आप ये मान के चलते थे, ठीक है, बट एक्चुअली पोजीशन लॉ में ये नहीं है। एंड फाउंडेशन में आपको लिमिटेड चीजें थी, इसलिए उस एंगल से वैसे पढ़ाया जाता था। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी भी दो तरह की होती है, हैविंग अ शेयर कैपिटल एंड नॉट। अच्छा, ये मैंने टिक किया था, हैविंग क्रॉस किया, नॉट हैविंग। तो हैविंग अ शेयर कैपिटल कंपनी, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग अ शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, कई बच्चे क्या करते गलती, अच्छा इसको क्या बोलोगे आप, लिमिटेड बाय शेयर। यहां पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यहां प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये सुनो। अच्छा, इसको क्या बोलोगे,
प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर, ये बोलोगे। कई बच्चे क्या बोलते इसको, होता है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द लिमिटेड बाय शेयर लिमिट एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब फर्क है, देखिए लिमिटेड बाय शेयर अलग, ये तो केस ही अलग हो गया, और लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग ए शेयर कैपिटल केस अलग है। तो जो बोलते हो उसको ध्यान से बोलना क्या बोल रहे हैं। कई बच्चे मैंने देखा ना सारे लैंग्वेज को टर्मिनोलॉजी को मिक्स कर देते हैं, फिर ऑब्वियसली कंफ्यूजन होना ही है। अच्छा ये एकदम अलग केस है, ये अलग। पहले तो लिमिटेड बाय गारंटी है, उसको भी हमने फर्दर दो पार्ट में, शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी। अगर शेयर कैपिटल है तो एक कैटेगरी होगी, शेयर कैपिटल है नहीं है तो दूसरी कैटेगरी होगी। इसका तो ये अलग चीज है, इसको इससे लिमिटेड बाय शेयर से मिक्स मत कर देना। अच्छा वैसे भी जो चार्ट मैंने जो पूरा बनाया है, ये पूरा चार्ट क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ या नहीं? पूरा चार्ट क्या है? तो कोई चीज यहां फॉल करी तो यहां कैसे फॉल कर जाएगी? एक ही जगह फॉल करेगी ना वो कंपनी। अच्छा सेम इधर भी, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इट मे हैव अ शेयर कैपिटल, इट मे नॉट हैव अ शेयर, सेम कंसेप्ट है। उसकी शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी। क्लियर? अच्छा अनलिमिटेड में भी सेम, इट मे हैव अ शेयर कैपिटल, इट मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। ऐसे भी अनलिमिटेड में, पब्लिक अनलिमिटेड में मे हैव अ शेयर कैपिटल, मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। आपके फाउंडेशन में सिलेबस में क्लासिफिकेशन आप पढ़ा था, लेकिन आपने पूरा नहीं पढ़ा था। ये सब चीजें आपने नहीं पढ़ी थी, मे हैव अ शेयर कैपिटल, मे नॉट, बट ये भी है। मैंने फाउंडेशन में हिंट पहले ही दे दिया था कि ये सब चीज आगे आएंगी। अच्छा आप एक चीज देखो, एक बार हमने कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। क्लियर है? अच्छा एक कंपनी या तो ये होगी या ये होगी, उसके नीचे का जो क्लासिफिकेशन है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, एग्जैक्टली सेम है। और ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर। कंपनी की लायबिलिटी, बार बार बच्चे ने तुरंत फर्स्ट से बोल देते हैं कंपनी की लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी नहीं बोल रहा हूं, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। ये बार बार दिमाग में बिठाना, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, उसके बेसिक क्लासिफिकेशन। अच्छा चाहे प्राइवेट कंपनी की बात करें चाहे पब्लिक, ऑब्वियसली प्राइवेट पब्लिक अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। एक कंपनी है तो प्राइवेट हो गया पब्लिक। अच्छा ये जो चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट में लिमिटेड का मतलब, चाहे आप प्राइवेट कंपनी कॉन्टेक्स्ट में बात करें चाहे पब्लिक कंपनी, मीनिंग सेम है। मीनिंग क्या है? सेम है। क्लियर है? लिमिटेड बाय शेयर का मतलब चाहे प्राइवेट या पब्लिक, मीनिंग सेम है। इसका मतलब मीनिंग दोनों जगह, जो नीचे जो क्लासिफिकेशन दे रखा है उसमें मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, चाहे हम प्राइवेट कंपनी कॉन्टेक्स्ट में बात करें चाहे पब्लिक। वैसे प्राइवेट पब्लिक अपोजिट है, लेकिन ये जो चीजें नीचे डिस्कस की हुई, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, इनमें दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अच्छा एक बात और ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनिएगा। ये जो चार्ट है, इसको मैं एक टर्म देता हूं, लिखना चाहिए जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, चार्ट नोट कर लिया सबने? वैसे आगे एक मिल भी जाएगा, लेकिन आगे कोई बात नहीं है। आई थिंक पेज नंबर 14 पे है। अब कोई बात नहीं है, नोट भी कर लो तो बेटर इसमें। और हैविंग शेयर कैपिटल, कोई देखो कुछ चीजें अपने हाथ से लिखने से नहीं, दिमाग में लॉन्ग टाइम इंप्रेशन होता है। चार्ट्स बनाने से कोई चीज लॉन्ग टाइम इंप्रेशन, जितना आप पढ़ते समय, मैं बच्चों में बोलता हूँ, फाउंडेशन में मैं सब बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि जब भी पढ़ते हो पेन एंड पेपर के साथ पढ़ा करो। कुछ लिखते हो तो उसका इंप्रेशन बहुत लॉन्ग टर्म बनता है। कई बच्चे देखते हैं ना पेन ही नहीं उठाते, ऐसे पढ़ते रहते हैं। पेन एंड पेपर के साथ स्क्रिबिंग करते रहा करो कुछ। तो अच्छा तुम देखते हो मैं लॉ पढ़ाता हूँ, ऑल तो मैं कोई कैलकुलेशन वाले पेपर नहीं पढ़ा रहा, फिर भी ऑल द टाइम आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द राइटिंग पैनल। इससे आपका दिमाग का कंसंट्रेशन यहाँ बना रहेगा। तो पढ़ते समय भी तरीका है, नहीं तो कई लॉ टीचर पता क्या करते हैं, निकालेंगे किताब, उसी में से क्या मार्किंग कराते रहते हैं, ठीक है, उसी से पढ़ाते रहते हैं, कुछ नहीं लिखते, ठीक है, बट वो तरीका सही नहीं है, वहाँ लॉस्ट हो जाओगे थोड़ी देर के बाद आप। तो ऐसे आप पेन एंड पेपर का इस्तेमाल जितना लिखोगे ना, आपके उसके लॉन्ग टाइम इंप्रेशन आपके दिमाग में रहते हैं, ठीक है। इनमें देखिए जनरल क्लासिफिकेशन क्यों बोलता हूं मैं इसको, आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, कोई भी कंपनी, वो इस चार्ट में जरूर फॉल करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कंपनी इस चार्ट में फॉल ना करे, 100% इस चार्ट में फॉल करेगी।
और इस चार्ट में कोई एक ही जगह फॉल करेगी, दो जगह फॉल नहीं कर सकती। अच्छा, पूरा चार्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो कोई कंपनी ये होगी, दिस वन या दिस वन, दोनों में से एक ही जगह होगी। अच्छा, प्राइवेट होगी या पब्लिक जो भी है उसमें या तो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड। लिमिटेड होगी तो या तो लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी हो तो या तो हैविंग शेयर कैपिटल या नॉट। इट मींस दिस इज कॉल्ड जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज एंड एवरी कंपनी डेफिनेटली विल फॉल अंडर दिस चार्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कंपनी इस चार्ट में फॉल ना करे, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो हर कंपनी इस चार्ट में जरूर फॉल करेगी। दैट्स व्हाई दिस चार्ट जनरल क्लासिफिकेशन, मतलब कि सारी कंपनीज को हमने यहां पे कवर कर दिया है एंड हर कंपनीज के अंदर कहीं ना कहीं इसको इसलिए बोलते हैं जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। क्लियर है, ये बात क्लियर सबको आपको? अच्छा, कोई भी कंपनी इसमें इस चार्ट में दो जगह नहीं फॉल कर सकती, वो इम्पॉसिबल है। वो क्या है? और एक जगह जरूर फॉल करेगी, एक जगह जरूर फॉल करेगी। अच्छा, मैं इसमें कुछ चीज और ऐड कर देता हूं थोड़ा सा और समझने के लिए। अच्छा, हम बोलते हैं एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, इस तरह की चीजें हम बोलते हैं। वो मैंने इस चार्ट में कहीं डाला है? नहीं डाला है। वो एडिशनल चीजें हैं, वो जनरल क्लासिफिकेशन नहीं है, वो एडिशनल चीजें हैं। अच्छा, होल्डिंग कंपनी होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सेक्शन 2 क्लॉज 46। सब्सिडरी कंपनी होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट? सेक्शन 2 क्लॉज 87। गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 45। आप सब पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी कंपनी सबसे पहले या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी और फिर उसको लिमिटेड या अनलिमिटेड, मतलब इस क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं फॉल करेगी। इन एडिशन टू दैट उसमें जिस जिसके कैरेक्टरिस्टिक है, होल्डिंग के, सब्सिडरी के, गवर्नमेंट कंपनी के जो भी हैं, वो सेक्शन 8 कंपनी के वो भी कहलाएगी। आई एम सेइंग इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज, मैं ऑल्सो वर्ड भी यूज कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि इस चार्ट से बाहर हो गई, इस चार्ट में तो फॉल करे ही करेगी। अच्छा, मान ली कोई कंपनी है जो इस चार्ट में तो डेफिनेटली फॉल करेगी, बट उसमें इट डज नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नीदर होल्डिंग नॉर सब्सिडरी नॉर गवर्नमेंट कंपनी नॉर सेक्शन 8 कंपनी। क्या वो कहलाएगी? कुछ भी नहीं। लेकिन क्या डेफिनेटली इस चार्ट में जरूर फॉल करेगी? ये सुनो, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। तो ये बातें कुछ बेसिक चीजें हैं, वन हैज टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि हम क्या ये बात कर रहे हैं। तो हर कंपनी के अंदर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। क्या है? पब्लिक कंपनी। क्या इस चार्ट में फॉल कर रही है? ठीक है, इट्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, नाम से पता लग रहा है पब्लिक कंपनी है, इट्स अ कंपनी लिमिटेड। वैसे बताता हूं, टोटल कंपनी जो जितनी हैं प्राइवेट पब्लिक सब मिला के, उसमें 99% ज्यादा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। ज्यादातर एग्जाम्पल ही तुमको किसको मिलेंगे? लिमिटेड बाय शेयर के। 99% से ज्यादा कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय। इसका लेस देन 1% इज लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड सब वो लेस देन 1% है। तो बाय एंड लार्ज केसेस सारे कौन से मिलेंगे? ज्यादातर लिमिटेड बाय शेयर के। तो ये, और नाम के अंदर हम जानते हैं प्राइवेट लिमिटेड होता था प्राइवेट कंपनी, और नाम के अंदर लिमिटेड हो तो पब्लिक कंपनी। तो नाम से लिमिटेड पता लगा, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। क्या है? पब्लिक। अच्छा, इसके अराउंड 70%, एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 70% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो मुझे बताओ, क्या इसमें गवर्नमेंट कंपनी का फीचर है? अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या पढ़ते हो? गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द कैपिटल पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय। क्या आगे कैरेक्टरिस्टिक? इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सब इस चार्ट में फॉल करना बंद कर गया, इस चार्ट में तो फॉल कर ही रही है। इन एडिशन टू दैट, सिंस इट हैज गॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, इट इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज द गवर्नमेंट कंपनी, बट फर्स्ट इट इज फॉलिंग अंडर दैट चार्ट, फर्स्ट इट इज फॉलिंग अंडर दैट पर्टिकुलर चार्ट। तो ये बात बड़े अच्छे से दिमाग में बिठानी है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंसेप्ट होते हैं ना, एक गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्या एक कंपनी में मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकते? क्या एक कंपनी में मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकते? ये सो हो सकते हैं, तो मल्टीपल चीजें कहलाएंगी। क्या कहेंगे? मल्टीपल चीजें कहलाएंगी। ये सुनो, उसमें अगर मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, एक चीज देखो, ONGC है, इसमें गवर्नमेंट कंपनी कैरेक्टरिस्टिक है नो? अच्छा, एक दूसरी कंपनी है, उसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड।
एक्चुअली ओएनजीसी इंडिया के बाहर जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करती है तो ओएनजीसी विदेश के थ्रू करती है, पहले ये यहाँ पैसा लगाती है, ये आगे इंडिया के बाहर आपको, ठीक है। अच्छा, इसके मोर देन 50% ऑफ पेड अप इक्विटी ओएनजीसी लिमिटेड के पास है, तो क्या इसकी सब्सिडरी है? अब देखो ये ओएनजीसी लिमिटेड में होल्डिंग कंपनी का भी कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब देखो इसमें गवर्नमेंट कंपनी कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड ए गवर्नमेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी का भी इसके रेस्पेक्ट में होल्डिंग कंपनी कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड ए होल्डिंग कंपनी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑफ अ कंपनी फॉलिंग अंडर द जनरल क्लासिफिकेशन एज ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो इसका मतलब क्या समझ आया कि हर कंपनी पहले इस चार्ट में तो फॉल करे ही करेगी। इन एडिशन टू दैट जितने भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक है होल्डिंग के, सब्सिडरी के, वो जो भी हैं गवर्नमेंट कंपनी के, वो सब कहलाएगी, वो सब कहलाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो बोलते जी ये तो गवर्नमेंट कंपनी को, तो होल्डिंग कंपनी कैसे हुई? ये तो दोनों है, ये तो दोनों है। इसका तो वो चार्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इट कैन हैव मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक एंड डिपेंडिंग। मैं ऐसा एक एग्जांपल आपको देता हूं, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। जब 10th से 11th में आते हैं तो स्ट्रीम का कंसेप्ट आ जाता है। 10th तक तो सबकी पढ़ाई सेम चलती है कि वे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना, आर्ट्स, क्या ये जनरल क्लासिफिकेशन है। अच्छा, जो बच्चे ने भी 11th 12th किया है तो क्या वो चार्ट में फॉल करेगा जनरल क्लासिफिकेशन स्ट्रीम साइंस? तो बोलेंगे या तो मैं साइंस स्टूडेंट या कॉमर्स या आर्ट्स, ये सुनो। अच्छा, उसके बाद मान लिया किसी ने वो किया 12th के, मान लिया आप ही लोग एग्जाम्पल, मोस्ट आई थिंक सब कॉमर्स बैकग्राउंड, मोस्टली ऑफ, कुछ लोग हो सकता है साइंस आर्ट्स के हों लेकिन मोस्टली कॉमर्स के होंगे। अब आपने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट किया, फिर आपने बीकॉम वाले 12th किया, 12th करने के बाद आपने बीकॉम ज्वाइन कर लिया, बीकॉम ऑनर्स वट एवर। साथ में आपने, जैसे आप लोग बैठे हैं सीए के स्टूडेंट हैं, अब सीए के स्टूडेंट आपको, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड विद आईसीएआई, तो आप में क्या सीए स्टूडेंट का भी कैरेक्टरिस्टिक आ गया? तो यू, अच्छा इसका मतलब क्या वो जनरल क्लासिफिकेशन जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स उसमें आज आप फॉल नहीं करते, आज भी फॉल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें तो फॉल करेगा हर बच्चा, जिसने भी 11th 12th किया है वो तो स्ट्रीम में फॉल, उस क्लासिफिकेशन फॉल करेगा, वो जनरल क्लास। इन एडिशन टू दैट अगर उसमें सीए स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक, ही विल आल्सो बी कॉल्ड एज द, ही और शी विल आल्सो बी कॉल्ड एज द सीए स्टूडेंट। अच्छा, अगर कोई बच्चा सीए और सीएस दोनों साथ साथ कर रहा है, कई बच्चे होते हैं साथ दो कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, तो क्या होगा? उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, सीए का भी सीएस का भी। लेकिन कोई बच्चा साइंस कॉमर्स आर्ट्स में एक ही जगह फॉल करेगा ना, वो तो जनरल क्लासिफिकेशन है। लेकिन सीए सीएस आपस में क्या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है? नो, कोई मल्टीपल भी कर सकता है। ये सुनो, तो उसी तरीके से कंसेप्ट है। तो पहले क्या होता है, बच्चे सब पढ़ते तो बहुत सारी चीजें हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, होल्डिंग कंपनी से, उसको ये नहीं पता चलता एक कौन सी चीज कहां फिट करनी है। पढ़ तो सारी चीज लेते हैं लेकिन वो क्या था, चीजों का कंसेप्ट नहीं समझ में आता, ये चीजें कैसे इंटरलिंक्ड हैं। तो ऊपर जो चार्ट बना हुआ वो जनरल क्लासिफिकेशन कंपनी, एवरी कंपनी विल फॉलो अंडर दिस चार्ट, ठीक है। इन एडिशन टू दैट उसमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको सब, मैं एक और एग्जांपल ऐसे आपको देता हूं। एक कंपनी मान ली एक्स लिमिटेड, इस कंपनी के 60% शेयर्स वाई लिमिटेड के पास है, तो क्या वाई लिमिटेड इसकी होल्डिंग कंपनी हो गई? ये होल्डिंग और ये सब्सिडरी। और एक्स लिमिटेड जेड लिमिटेड के मान लिया 70% शेयर होल्ड कर रही है, तो मुझे बताइए क्या एक्स लिमिटेड में होल्डिंग का कैरेक्टरिस्टिक आ गया? अब ये इसकी होल्डिंग है और जेड लिमिटेड की सब्सिडरी। क्लियर है ना ऐसा? ये सुनो, अब इसको देखो, आप एक्स लिमिटेड को देखो, लेट्स से इट्स अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इन एडिशन टू दैट क्या ये होल्डिंग कंपनी भी है? जब हम एक्स लिमिटेड की बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेड लिमिटेड, ये क्या है? होल्डिंग है, इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल्डिंग कंपनी। और जब हम एक्स लिमिटेड की बात इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाई लिमिटेड, इट हैज गॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सिडरी। तो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सब कहला रही है। बट सबसे पहले क्या है? इट इज ईदर अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, लिमिटेड और अनलिमिटेड वट एवर, उस चार्ट में जरूर फॉल करेगी। दैट शुड बी वेरी क्लियर इन द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट कि सबसे पहले वहां, एंड उसके बाद जो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सब भी कहलाएगी। एक बच्चे ने पूछा है कि सर ये जनरल क्लासिफिकेशन सेक्शन 8 कंपनी पे भी अप्लाई हुआ है? एकदम होगा बेटा, एकदम होगा, डेफिनेटली होगा। मैंने जब बोल दिया हर कंपनी में, आप सेक्शन 8 कंपनी उन्होंने पूछा है, तो मैं एक सेक्शन 8 कंपनी का एक्चुअल एग्जांपल देता हूं आपको। वो कहीं मुझे लगता है कुछ दूसरी चीज से कंफ्यूज हो गया हो शायद, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। देखिए,
व्यापक आपने जो क्वेश्चन पूछा क्या थी, इससे तो कंफ्यूज नहीं होगा सर। आपने लिखा है प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी के नामकरण में प्राइवेट लिमिटेड होता है और पब्लिक कंपनी के नामकरण में लिमिटेड होता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में तो ऐसा नहीं। वो एग्जामिशन है बेटा, पढ़ा ना आपने, सेक्शन 8 कंपनी को एग्जामिशन दे रखा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि प्राइवेट पब्लिक नहीं है, या तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक। बट दिस रिक्वायरमेंट, ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट जो है कि नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड होना चाहिए, ये सेक्शन 4 में दे रखी है रिक्वायरमेंट। कहाँ दे रखी है? सेक्शन 4 में। और सेक्शन 4 में साथ में लिखा हो हाउएवर if that private company or public company is section 8 company registered under section 8, then it is not required to use these words at the end of the name। तो एग्जामिशन दे रखी है ना, इस कारण से। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब वो प्राइवेट पब्लिक नहीं है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। मैं एक एक्चुअल एग्जांपल आपको देता हूं। एक कंपनी है, उसका नाम है नेशनल माइनॉरिटीज, नोट करना कर लीजिए, डेवलपमेंट and Finance Corporation. In short, we call it the NMDFC. National Minority Development and Finance Corporation. This company is a private company limited by shares, this one। लेकिन आप देख रहे हैं कि कंपनी के नाम के अंदर में प्राइवेट लिमिटेड नजर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या उस चार्ट में फॉल कर रही है? इट्स अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ये एक्चुअल कंपनी है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। पब्लिक भी हो सकती थी, बट एक्चुअली इट इज अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। मैं कोई एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड नहीं लिख रहा हूं ना, मैं एक्चुअल कंपनी का नाम लिख रहा हूं। तो उस चार्ट में फॉल कर रही है, तो सबसे पहले तो उसमें फॉल करेगी। अच्छा, ये कंपनी आपको बनाई गई थी किस लिए? इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं, अच्छा आप जानते हैं रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी, हिंदूज के अलावा इंडिया में सारे रिलीजन क्या है? माइनॉरिटी में। क्योंकि पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का जो भी 50% से कम है वो सब माइनॉरिटी है। देखिए दो तरह से माइनॉरिटी निकाली जाती है, एक तो रिलीजन के एंगल से और एक और लैंग्वेज के आधार पे। यहाँ हम रिलीजन के आधार पर बात कर रहे हैं। तो आप जब व्हेन द पॉपुलेशन, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का मोर देन 50% हिंदू, तो ऑब्वियसली जितने अदर रिलीजन है, वेदर यू टॉक अबाउट द मुस्लिम और क्रिश्चियन और एनी, ठीक है, तो ऑब्वियसली दे आर लेस देन 50%, तो सभी क्या है? माइनॉरिटी है। तो इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं उनको डेवलप करने के लिए ये कंपनी आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती है विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, विदाउट एनी प्रॉफिट। अच्छा, विदाउट एनी प्रॉफिट तो इसका मतलब नहीं जीरो इंटरेस्ट बनी। कई बच्चे ने इसका मतलब उल्टा पुल्टा निकाल लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मुझे क्या होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। सुनो, लेकिन जितनी मेरी कॉस्ट है मैं उतने में दे रहा हूं, तब प्रॉफिट थोड़ी कमा रहा हूं, हाँ है ना? तो लेकिन जब उतने में दे रहा हूं, उसका कुछ चार्ज कर रहा हूं ना, मैं फ्री में थोड़ी दे रहा हूं। कई बच्चे ना अपने मतलब सब वो तो फ्री में दे, फ्री में थोड़ी दे देंगे यार। आज एक चीज बताइए, एक बैंक है आपको लोन देता है, तो लोन पर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बैंक को पहले क्या किसी और को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू अरेंज दैट मनी? जैसे हम बैंक में एफडी कराते हैं, या बैंक किसी दूसरे बैंक से बोरो कर रहा है, या बैंक आरबीआई से बोरो कर रहा है, तो बैंक की भी तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग द फंड है, ये सुनो। अच्छा, कभी भी आप बैंक में एफडी कराने चले जाओ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑफर करेगा ना एफडी पे, और तुम उसी से बोलो जी मुझे लोन भी चाहिए, देन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा जा, तो वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस क्या है? अच्छा, वो भी पूरा प्रॉफिट नहीं है उसमें, वो तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एफडी पे आपको ऑफर कर रहा है, प्लस उससे अदर ओवरहेड्स भी तो हैं, स्टाफ का खर्चा है, प्रेमाइसेस जो किराया देते हैं, बिजली खर्चा है, वो भी तो कॉस्ट का पार्ट है, वो भी तो क्या है? कॉस्ट का पार्ट। वो सारा लेस करने के बाद जो बच जाता है वो क्या है? प्रॉफिट है। तो जितनी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उतने पे ही अगर दे दे, इसका मतलब क्या है? विद प्रॉफिट मोटिव, विदाउट प्रॉफिट मोटिव। तो ऐसे ये भी करते हैं, ये कंपनी कर रही है, बैंक ऐसा नहीं करते। बैंक तो एक्चुअली दे आर चार्जिंग द विद सम प्रॉफिट मोटिव। ये सुनो, तो इस कंपनी का पर्पस क्या है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं उनको डेवलप करने के लिए हम फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे विदाउट प्रॉफिट मोटिव। मतलब इसका मतलब ये नहीं फ्री में इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं भी, बट कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं कि इंटरेस्ट इतना चार्ज कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव ऐसा है। जितनी इनकी कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड है और उसी के अंदर आपको ये दे देते हैं, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या ये एक सोशल वर्क कर रहे हैं? हाँ या ना? अच्छा, क्या सेक्शन 8 कंपनी कंसिडर फिट हो रहे हैं? ये सुनो, तो ये सेक्शन 8 कंपनी भी है।
It is a Section 8 company. It has got the characters of Section 8 company, non-profit company. नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि आपने सेक्शन 8 कंपनी में पढ़ा कि बहुत सारे प्रिविलेजेस एग्जेम्पशंस होते हैं. उसमें एक एग्जेम्पशन ये होता है कि नाम के अंदर में आपको अनलाइक द एनी अदर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी आपको नाम के अंदर में लिमिटेड या प्राइवेट. सेक्शन 4 में भी लिखा हुआ है. सेक्शन 4 भी से द नेम ऑफ अ कंपनी प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ. हाउएवर दिस रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई फॉर दिस सेक्शन. सेम पब्लिक कंपनी रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई. इसका मतलब अब क्या होता है? एक तरीका ये बताने का, एक तरीका पता क्या है कि सब क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी के नाम के अंदर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ये चार्ट में नहीं फॉल करती. ये शॉर्टकट तरीका है बट बकवास है ये. अच्छा देखिए जब इसमें फॉल ही नहीं करती तो एग्जेम्पशन क्या है? तो देखा जाए आपके ऊपर तो सेक्शन 4 वैसे ही नहीं लगता. अच्छा एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज मेरे पर लगना चाहिए फिर भी मुझे नहीं लग रहा, दैट्स एग्जेम्पशन. इसका मतलब बेसिकली ये कंपनी चाहे सेक्शन 8 मैंने कहा हर कंपनी पहले चार्ट में फॉल करेगी. इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना. There should not be any confusion on this as far as this aspect concerned. हर कंपनी पहले चार्ट में जरूर, जैसे कॉल्ड जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी. क्लियर? एंड अब ये देखो सेक्शन 8 कंपनी में है तो पहले प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, और इस कंपनी की एक्चुअली कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की है. इंडिया में आप जानते हैं गवर्नमेंट का भी रोल है माइनॉरिटीज को प्रमोट करना, हेल्प करना, नॉलेज है. तो कंपनी के प्रमोटर ही सेंट्रल गवर्नमेंट है और इस कंपनी के 90% शेयर करीब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. तो मुझे बताइए क्या इसमें गवर्नमेंट कंपनी का फीचर है? जब 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं तो किसमें गवर्नमेंट? इट इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी, इट इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी. मैंने बताया ये सब चीजें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है. होल्डिंग, सब्सिडरी, सेक्शन 8, गवर्नमेंट कंपनी, मल्टीपल फीचर्स है, मल्टीपल कहलाएंगे, हाँ है ना. लेकिन प्राइवेट, पब्लिक, लिमिटेड, अनलिमिटेड ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है एक कंपनी इन. इसलिए मैंने ऊपर चार्ट बहुत डिटेल में समझा दिया. टर्मिनोलॉजी सारी चीज जानते हैं बच्चे, ये भी जानता है, ये भी जानता है, सब टर्मिनोलॉजी जानता है, बट वो लिंक नहीं करना जानता कि कौन सी बात कैसे कनेक्टेड है. इज इट ओके? सेक्लूजन पूछ लो सेक्शन 8 कंपनी भगा भगा कंपनी विच फॉर्म का ऑब्जेक्टिव ये फलाना वो रट रखा उसने, उसको पता कुछ नहीं है. रिलेट करना एक्चुअली की चीजों कैसे कैसे चीजें बनी हुई है, कैसे कंसेप्ट बनाए हुए हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इज इट ओके विद एवरीवन? कोई डाउट किसी को? पक्का? अच्छा बात चलिए तो इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं इसके अंदर ही हमको. अच्छा प्राइवेट कंपनी की हम क्या डेफिनेशन, आपने जो फाउंडेशन पढ़ी डेफिनेशन थोड़ी बदल जाएगी, डेफिनेशन तो वही होगी, आप इंटरव्यू में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. और वो कंपनी जिसका आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, और पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट नहीं है तो उसके आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन होती नहीं है, ठीक है. और रेस्ट्रिक्शन हम जानते हैं, पहला है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, एंड थर्ड इज पब्लिक इशू वगैरह नहीं ला सकते ऑफ एनी सिक्योरिटी, प्रोहिबिशन इनवाइटिंग द पब्लिक. मैं डिटेल में सब बताऊंगा आगे. पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, बिकॉज पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. अब ध्यान सुनिए एक चीज, एक टर्मिनोलॉजी आप लोग सुनते होंगे, सुना होगा आपने, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, सुना नहीं टर्म? अच्छा प्राइवेट सेक्टर कंपनी से आप क्या समझते हो? जो भी समझते हो आप बताओ, प्राइवेट सेक्टर कंपनी से क्या समझते हो? द कंपनी हुज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से इकोनॉमिक्स वगैरह में कहीं ना कहीं टर्मिनोलॉजी आए होंगे पक्का. प्राइवेट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोई भी, जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इनटू द प्राइवेट हैंड्स. सरकार का उसका कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं है, उसकी चलाने में रोजमर्रा की चीजों में सरकार का कोई रोल नहीं है. अब पब्लिक सेक्टर में वे कंट्रोल मैनेजमेंट लाइज इनटू द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट हैंड्स. ये सुनो, अब बताओ जो प्राइवेट सेक्टर का मतलब है और जो कंपनी एक्ट में प्राइवेट कंपनी का मतलब है, क्या सेम है डिफरेंट है? एंटायरली डिफरेंट है. यहां तो बात ही कुछ और हो रही है. ऐसे ही पब्लिक कंपनी का जो मतलब कंपनीज एक्ट में और जो पब्लिक सेक्टर आप समझते हैं, क्या मीनिंग इज एंटायरली डिफरेंट. इसलिए ध्यान रखना कंपनीज एक्ट में सेक्टर से मतलब ही नहीं है. ये सब टर्म इंडस्ट्री में यूज होते हैं बट ये लॉ के टर्म नहीं है, ये लॉ के टर्म नहीं है, ठीक है. तो हम यहां को प्राइवेट सेक्टर कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं. वो अलग चीज होती है और ये अलग चीज होती है, दोनों चीजें मिक्स मत कर देना. अच्छा एक चीज देखो आपके सामने है, ONGC लिमिटेड. मुझे बताओ सेक्टर के आधार पे
प्राइवेट सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर? ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल है, 70% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और कंपनी एक्ट के हिसाब से पब्लिक कंपनी। अच्छा, अभी हड़बड़ाना नहीं है, कई बच्चे ना इम्पेशेंट हो जाते हैं, सर ये तो दोनों सेम हो गए। अरे भाई, ये हम अलग तरीके से देख रहे हैं, इसके ये नहीं कि सब गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कि आप देख रहे हैं बेसिकली पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कंपनी एक्ट के एंगल देख रहे हैं। अच्छा, मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL। अच्छा, सेक्टर के आधार पे क्या है? प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। और कंपनी एक्ट के हिसाब से पब्लिक कंपनी। अब देखो आप, कंपनी एक्ट के साथ दोनों ही पब्लिक कंपनी है, लेकिन एक आपको सेक्टर के आधार पे पब्लिक सेक्टर है, दूसरी क्या है? प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब अगर पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी कंसेप्ट सेम होता तो ये भी तो पब्लिक कंपनी है, तो फिर ये भी तो पब्लिक सेक्टर होनी चाहिए। अलग अलग चीजें मिक्स नहीं करना, ठीक है? ये चांस के बाद दोनों पब्लिक आ गई, दोनों इसमें पब्लिक सेक्टर का भी कंसेप्ट आ रहा है और पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट आ रहा है। बट ये कोई रूल है कि सब पब्लिक सेक्टर इसलिए पब्लिक कंपनी हुआ है, ऐसा नहीं है। ये मैंने कंपनी के एंगल से देखा है, इसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन नजर नहीं आएगी आपको। क्लियर है ना? रिलायंस इंडस्ट्री में। अच्छा, अब तीसरा एग्जांपल जो अभी मैंने लिया था, NMDFC, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अच्छा, ये सेक्टर के आधार पे क्या है? पब्लिक सेक्टर। भाई 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, तो कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में होगा। ये सुनो, सरकार ने ये काम करने के लिए कंपनी बनाई है, ठीक है? पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अब कंपनी के हिसाब से अभी बताया था प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, क्या है? प्राइवेट। अब देखो आप, तुम यहां पे एक चीज देखिए, तुम ध्यान से देखो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को मैं अगर ONGC से कंपेयर करूं, इफ आई कंपेयर द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड विद ONGC, तो ये सेक्टर के हिसाब से दोनों एकदम अलग है, है ना? लेकिन कंपनी के हिसाब से क्या है? सेम है। लेकिन रिलायंस को जब मैं NMDF से कंपेयर करूं तो क्या होगा? ये कंपनी जैक के हिसाब से अलग है और सेक्टर के हिसाब से भी अलग है। सेक्टर के हिसाब से भी क्या है? अलग है। तो कोई रूल बना? कोई रूल नहीं बना, कोई रूल नहीं है। सेक्टर कंसेप्ट सोचना तो ये देखना कि कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में, उसके हिसाब से डिसाइड करना कि ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी या इससे मत मिक्स करना कि हर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट सेक्टर होती है। सब फटा उल्टे उल्टे सीधे अपनी इक्वेशन लगाई, वहीं कंफ्यूज हो जाओगे। सेक्टर के अकॉर्डिंगली सोचना है। क्या सोचो कि साहब क्या इस कंपनी के कंट्रोल मैनेजमेंट सरकार का हाथ है या नहीं है? अगर सरकार का हाथ है तो पब्लिक सेक्टर है, नहीं है तो प्राइवेट हैंड्स में तो प्राइवेट सेक्टर है। कंपनी जब के हिसाब सोचना है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, तो क्या देखना है साहब? कंपनी उसका आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन है या नहीं? अगर है तो प्राइवेट कंपनी है, नहीं है तो क्या है? पब्लिक। दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज। मिक्स नहीं करना है, दो अलग। और दूसरी बात, एक्ट कंपनी लॉ के अंदर वी आर नथिंग टू डू विद द, वी आर नॉट कंसर्न विद सेक्टर। हमें तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी से मतलब। ये बात चली तो मैं, क्योंकि मिलते जुलते टर्म हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड बाद में क्या होता है, सब क्या होता है, सारी खिचड़ी बना देते हैं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक इशू लाती है? और नॉर्मली लिस्टिंग प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिटेड है ना, थर्ड रेस्ट पब्लिक इशू ला सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली लिस्टिंग किसके बाद होती है? पब्लिक इशू के बाद। ठीक है। एक बच्चा मुझे क्या बोलता है, साहब ने बोला प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होती, मगर नहीं होती जनरली एक्सेप्ट, लेकिन पब्लिक इशू तो नहीं ला सकती, वो तो प्रोहिबिटेड है, तो प्रोहिबिटेड है। सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के तो शेयर की ट्रेडिंग होती है, सर वो तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। मुझे बताया प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है? सेक्टर है ना, ये अलग चीज है भाई, प्राइवेट कंपनी नहीं है। कंपनी के हिसाब से कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है, तभी तो पब्लिक इशू ले आई। प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक इशू ले आएगी? इम्पॉसिबल चीज है। अब वो क्या कर रहा है, प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट सेक्टर को मिला दिया उसने, वो दोनों में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या बोल रहा है कि सर ये भी तो प्राइवेट कंपनी है और इसका तो ये तो पब्लिक इशू ला चुकी है। अच्छा भाई, ये प्राइवेट कंपनी थोड़ी है, क्या है? पब्लिक कंपनी है। कौन बोल दिया प्राइवेट कंपनी? तो सेक्टर से मिला दो तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, बार बार कंफ्यूज होगे। तो छोटे छोटे चीजें जो होते हैं बाद में ट्रबल क्रिएट करती हैं। वन शुड बी हैविंग द क्लैरिटी कि एग्जैक्टली ये क्या। देखो सब ने सब टर्म सुन रखे होंगे, बट कितनी क्लैरिटी आपको खुद आपको जज करना है। टर्मिनोलॉजी सारी सुन रखी होगी आपने। इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन? चले आगे। अच्छा, कई बच्चे ये भी सुन के आते, ये भी सुन लीजिएगा कि हर गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी होती है,
ये भी सुन के आते बच्चे, ये कोई कई कई गलत सलत कंसेप्ट। अच्छा बताइए, एनएमडीएफसी है क्या गवर्नमेंट कंपनी है? अभी बता 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और ये कंपनी के हिसाब से क्या है? प्राइवेट कंपनी है। अच्छा ये कई बच्चे पढ़ के आते हैं कि साहब गवर्नमेंट कंपनी तो हमेशा पब्लिक कंपनी ही हो सकती है, प्राइवेट कंपनी। फिर अगेन गड़बड़ क्या होने में, ध्यान सुनना। अच्छा गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या है? 51%। हर चीज लॉ के हिसाब से, मैं भी कोई लॉ से तो बता रहा हूं, मैं अपने मन से थोड़ी कुछ बता रहा हूं, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं सर उसने कहा, उन सर ने कहा। मैं कहा सर थोड़ी लॉ बना रहे हैं भाई, लॉ तो पार्लियामेंट ने बनाया या स्टेट लेजिस्लेचर बनाया, वो लॉ क्या कर रही है बात करो। अच्छा 51% या उससे ज्यादा शेयर सरकार के पास है। इसका मतलब कह सकते हैं कि साहब गवर्नमेंट कंपनी में सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? तो कैसे हर गवर्नमेंट कंपनी का प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट। तो ऑटोमेटिकली क्या कंट्रोल मैनेजमेंट क्या सरकार के हाथ में हो गई? अच्छा पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? जब कंट्रोल मैनेजमेंट सरकार के हाथ में होता है, तो कह सकते हैं एवरी गवर्नमेंट कंपनी जब पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये आप कह सकते हैं। हर गवर्नमेंट कंपनी क्या है? पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये आप कह सकते हैं, ये सही है स्टेटमेंट। लेकिन जिसको पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है दोनों एक ही चीज है, वो क्या करने शुरू कर देते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी तो पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी। क्या बातें कर रहे हो यार, तो गड़बड़ क्या हो रही है? that person is not able to distinguish between the two concepts, that is a sector and company। वो पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी एक ही समझ रहा है, बट अलग है ना। अच्छा आपके सामने एनएमडीएफसी है, सेक्टर के हिसाब से क्या है? पब्लिक सेक्टर है, और कंपनी के हिसाब से क्या है? प्राइवेट कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी होती, तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी, ऐसे होता ना, इन विच एटलीस्ट 51 पर ये लिखा होता। ऐसे लिखा हुआ है क्या? अब इतना तो सोचता नहीं है, कुछ भी तुक्के मारते रहते हैं, मैंने देखा ना। कुछ तो पढ़ाने वाले भी वैसे ही हैं, बोलना नहीं चाहता हूं, पढ़ाने वाले वैसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। बच्चे भी क्या पागलों की तरह सुनते रहते, क्वेश्चन नहीं करते कि सर अगर ये हमेशा पब्लिक कंपनी तो फिर डेफिनेशन में भी ये बात लिखी होती। वहां के लिए गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी, एंड कंपनी कैन बी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। वेरी क्लियर। कंफ्यूजन है कहां? वो कहते हैं कंफ्यूजन जबरदस्ती क्रिएट कर लेते, कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते, इतना कंफ्यूजन है नहीं। इज दैट ओके? तो ध्यान रखना कि एक बार मैं एक सेमिनार अटेंड करा था, वहां पे प्रोफेशनल्स का सेमिनार था, सीए सीएस एंड ऑल दैट वो लोग। तो कोई स्पीकर था, वो कोई एग्जाम कोई बात समझा रहा था, और उस सेमिनार में वो कोई प्राइवेट कंपनी के, जैसे मैंने लिखा कोई एक्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसने लिखा साहब ये गवर्नमेंट कम, मान लिए इसके गवर्नमेंट इज होल्डिंग 51% और मोर, तो इस ऑल्सो गवर्नमेंट, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे कुछ समझा रहा था। तो उसमें से एक प्रोफेशनल खड़ा होकर बोला कि हाउ कैन बी ए प्राइवेट कंपनी बी ए गवर्नमेंट कंपनी। सारे लोग हंसने लगे। होता क्या है, वो होता ना, आपने जो जितने कुकर्म पहले किए सबका असर तो बाद में दिखता ही है। आप मुंह खोलेंगे तो पता लग जाए कितना गहराई आप में, ठीक है। हाँ ये सही है, आप जब मुंह खोलते हैं तो पता लग जाता है आप में गहराई कितनी है। बहुत लोग कहते हैं डिग्रियां बहुत लोगों के पास है, बट एक्चुअली व्हेन दे स्टार्ट स्पीकिंग तो पता लग जाता है कि कितने पानी में बंदा। तो ये नहीं नंबर ले आए, डिग्री जी हमारे पास हम पास हो गए, ठीक है, बट क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स आपको है या नहीं है। उसे बताओ टीडीएस, बताओ ना, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर टीडीएस काट रहा, बताओ। सीए चार्टेड अकाउंटेंट है, तो डिग्री ठीक है, डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन साथ में नॉलेज के साथ डिग्री लो तो मजा आएगा, सब जगह रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट से, तो क्या होता है उसका एक मजा अलग है। डिग्री ने कुछ दिन तक मजा आता है, डिग्री पार्टी कर ली, घर वाले खुश हो गए, ठीक है, दोस्तों में पार्टी, और उसके बाद अगर ये सुनने मिल जाए ना तुम ये डिग्री और तुम्हें आता ही कुछ नहीं है, तो लगता है ना अंदर से खुद को लगता है, अपने आप में लगता है इतनी इन्फ्योरिटी हो जाएगी। पूछो आपको सामने वाले कोई बोलते ना तुम मेरे पास इतनी डिग्री है, लगता तो नहीं तुम्हें बात करके तुम इतने क्वालिफाइड हो गया। 2 मिनट के अंदर क्या हुआ, 2 मिनट के अंदर आपको 2 औकात दिखा दी। कारण क्या एक्चुअली है नहीं, डेप्थ नहीं है ना, डेप्थ लोगों की डेप्थ ही नहीं है, पकड़ ही नहीं चीजों की। एनीवे आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अब ये जो मैंने बताया, ये जो क्लासिफिकेशन है, यहां पे प्राइवेट कंपनी के नीचे की बात करें या पब्लिक कंपनी के नीचे, दोनों में जो भी बात करें, दोनों में मैंने बताया लिमिटेड और ये सब चीजों का मतलब दोनों जगह क्या है, सेम है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैन आई डू लाइक दिस, कंपनीज, हम यहां प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों की बात कर रहे हैं।
मैंने कंपनी वर्ड लिखा है, इट कैन बी प्राइवेट एंड पब्लिक। लिमिटेड कंपनीज, अनलिमिटेड कंपनीज। अच्छा, जब मैं लिमिटेड कंपनी लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है? बोथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एज वेल एज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनीज, कंपनीज मतलब बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। ऊपर में लिख भी दिया, डिफाइन भी कर दिया, क्लियर है। मैं इसलिए एक साथ लेना हूं कि मीनिंग दोनों जगह क्या है? सेम है। अच्छा, लिमिटेड कंपनीज को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे हैव अ शेयर कैपिटल, मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी। सिमिलरली अनलिमिटेड कंपनी मे हैव अ शेयर कैपिटल, मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल। और ये क्लासिफिकेशन है कंपनी या कौन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड द कंपनी। अच्छा, एक दूसरे एंगल से देखें, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड द कंपनी, क्या कंपनी को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 5 नहीं हो गए? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बाय हैविंग अ शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर। तो 5 हिस्सों में डिवाइड। तो एक तरह से देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ liability of members toward the company, we have divided the company into 5 categories. है ना? क्लियर है? नाउ अच्छा, आप एक चीज देखो, सब में लिखा कि हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग। यहां नहीं लिखा, क्यों? नाम से मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो ऑब्वियसली यहां तो शेयर कैपिटल होगी। इसलिए यहां के कहना गलत होगा कि सर हैविंग शेयर कैपिटल नॉट, इट विल ऑलवेज हैव अ शेयर कैपिटल। बट बाकी केसेस में दोनों पॉसिबिलिटी है, बाकी दोनों पॉसिबिलिटी। नाउ अब ये 5 तरह के सारे केसेस ये करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एंड बार बार बोला मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर लिख रहा हूं, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक। सी, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, the liability of member according to the Companies Act, members की liability कितनी होती है? up to the nominal value of shares held by a member. up to the nominal value of shares held by a member. एक मेंबर के पास जितने शेयर्स हैं, उन शेयर्स की जो टोटल नॉमिनल वैल्यू है, टू दैट एक्सटेंट ओनली ही इज लायबल। अच्छा, लेट्स से टेक एन एग्जांपल। एक कंपनी मान लिया एक्स लिमिटेड, लेट्स से ये पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। आई कैन ऑल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मीनिंग विल बी द सेम एज फॉर द लिमिटेड। और इसके शेयर की फेस वैल्यू मान लिया 10 रुपए। द फेस वैल्यू बोलिए, नॉमिनल वैल्यू बोलिए, एक ही बात होती है। नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? 10 रुपए मान लिया। वैसे सबसे कॉमन फेस वैल्यू इस कंपनी को शेयर की क्या 10 रुपए होती है, लेकिन अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई कंपनी को शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए भी होती है, कई जगह 1 रुपए भी होती है, 2 रुपए भी होती है, 5 रुपए भी होती है। ये भी कई बच्चे पढ़ के आते हैं, ऐसा ज्ञान इनके अकाउंट्स के मास्टरों ने दिया होता है कि शेयर की फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए और 100 रुपए होती है। ये इनके बच्चे सीख के आते हैं कि उनको ऐसा ज्ञान अकाउंट से पेपर में दे दिया जाता है। ऐसे में 72 कंपनियों का एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। एक्चुअल कंपनी टीसीएस का शेयर वो 1 रुपए की फेस वैल्यू है, टाटा कंसल्ट सर्विसेज 1 रुपए की फेस वैल्यू है, ठीक है? हीरो मोटोकॉर्प 2 रुपए की है, ठीक है? ऐसे बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत सलत बच्चे पढ़ के आते हैं, ठीक है? हाँ, कभी भी पैसे में नहीं होता कि 1.5 रुपए फेस वैल्यू है, 2.5 रुपए, ऐसा नहीं मिलेगा। कंप्लीट रुपए में मिलेगा, बट इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। हाँ, सबसे कॉमन ज्यादातर कंपनी के तुमको शेयर की फेस वैल्यू क्या मिलेगी? 10 रुपए। लेकिन कोई लॉ में मना नहीं है कि सब 2 रुपए नहीं हो सकती, 5 रुपए नहीं हो सकती, एकदम है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे तुम्हें। नाउ मान ली इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है। क्या है फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या है? 10 रुपए। अच्छा, इसका एक मेंबर ए, इसके पास मान लिया कंपनी के 15 शेयर्स हैं।
तो एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 15 शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी? 150। तीसरा, तो इसकी लाइबिलिटी कितनी है? अप टू 150 रुपीज, अप टू 150 रुपीज। लेट्स से अनदर मेंबर बी इज देयर एंड ही इज होल्डिंग 40 शेयर ऑफ दिस कंपनी। तो इसकी कितनी है? 400 रुपए। 40 इंटू 10 कितना हो? एक शेयर पे 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 40 शेयर होल्ड कर रहा है, 400 रुपए। अच्छा, मान लिया बी ने टोटल उसकी इतनी लाइबिलिटी है, बी ने 40 शेयर पे 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से पे कर दिया, और कितना पे बाकी करना है? 4 रुपए पर शेयर बाकी है। टोटल 10 रुपए पे करने थे पर शेयर। इसका 40 इंटू 6 240 रुपए पे कर दिए उसने। 40 इंटू 4 160 रुपए बाकी है, ये ना। तो एट दिस स्टेज हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि साहब उसकी लाइबिलिटी अप टू द अनपेड वैल्यू। अभी अनपेड वैल्यू कितनी है? तो ऐसे भी बोलते हैं कई बार, बट टोटल लाइबिलिटी तो उसकी उतनी है कि जितने शेयर होल्ड करा उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर। बट एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तो हम क्या बोलेंगे? जितने उसके शेयर पे अनपेड वैल्यू है वहां तक लाइबिलिटी है। अब लेकिन टोटल लाइबिलिटी तो आपकी पूरी 400 रुपए की थी, उसमें से आपने 240 पे कर दिया है, तो आपके अनपेड वैल्यू कितनी है आपके शेयर पे? 160। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेइंग दैट, बट टोटल लाइबिलिटी 160 थोड़ी थी, टोटल लाइबिलिटी कितनी थी? 400 की थी, लेकिन उसमें से इतना आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो रिमेनिंग आपकी क्या? अनपेड वैल्यू। तो इसको ऐसे ही बोलते हैं अप टू द अनपेड वैल्यू। बट वैसे टोटल लाइबिलिटी क्या होती है? अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय पर्टिकुलर मेंबर। अच्छा, ये लाइबिलिटी कभी भी राइज हो सकती है। अच्छा, कंपनी ने अगर बी से पूरे 400 रुपए ले लिए, द कंपनी इज इन गोइंग कंसर्न स्टेज। अब मान ले बाद में कंपनी वाइंडिंग में चली जाती है, तो क्या कंपनी बी से कुछ और डिमांड कर सकती है? नो, हिज लाइबिलिटी हैज ऑलरेडी बिकम निल। अच्छा, एक बार आपके शेयर फुल्ली पेडअप हो जाए, क्या आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई? निल हो गई, तो क्या कंपनी से मांग सकती है? नहीं। लेकिन अगर यही सेम सिचुएशन है कि अगर बी से कंपनी ने 6 रुपए पर शेयर लिया होता गोइंग कंसर्न स्टेज में, और फिर बाद में कंपनी वाइंडिंग में चली जाएगी, अभी तक बी के शेयर पार्टली पेडअप है, तो इस केस में क्या कंपनी 160 रुपए और बी से डिमांड कर सकती है? यस। इसका मतलब किसी भी स्टेज पे डिमांड किया जाता है गोइंग कंसर्न एज वेल एज वाइंडिंग। टोटल मिला के कितना? अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर पूरा पहले ही ले लिया गोइंग कंसर्न स्टेज पे, तो फिर वाइंडिंग में आप कुछ भी डिमांड। इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, once the shares of a particular member are fully paid up, his liability becomes nil. His liability becomes nil. अच्छा, मेंबर्स की लाइबिलिटी मेमोरेंडम के किसी क्लॉज में डिफाइंड होती है? कौन से क्लॉज में? लाइबिलिटी क्लॉज। मेमोरेंडम के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो मेमोरेंडम के अंदर 6 क्लॉजेज होते हैं: नेम क्लॉज, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन। तो लाइबिलिटी क्लॉज डिफाइंस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टू आवर कंपनी। और अभी हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर टू आवर कंपनी। तो जितनी भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक, उनके मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में एक लाइन लिखी होती है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन लिमिटेड बाय शेयर, बस, और कुछ नहीं लिखा होता। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेंबर जितने शेयर होल्ड कर रहा है, एंड लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है? उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर उसकी टोटल लाइबिलिटी। तो हर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर विद पब्लिक और प्राइवेट, उनके मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में एक सेंटेंस लिखा होता है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड बाय शेयर, दैट्स ऑल। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड बाय शेयर्स। Is that okay? Is this point clear to everyone? Now we move on to the next, that is the company limited by guarantee. पहले हम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की जनरल बात करते हैं, फिर उसके अंदर दोनों में ऐड कर दूंगा हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। क्लियर? जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वेदर इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, इनके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें जो लाइबिलिटी क्लॉज होता है, उसमें मेंबर्स के नाम लिखे होंगे। जैसे लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, नाम लिखे हुए ए, बी, सी, डी, सो ऑन, और हर एक के नाम के आगे सर्टेन अमाउंट लिखा होगा। ये ऑब्वियसली इन्होंने आपस में तय किया होगा, उसके हिसाब से लिखा गया होगा, अपने मन से नहीं कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, मान ली ए के नाम के आगे लिखा हो 100 रुपए, बी के नाम के आगे लिखा हो मान ली 150 रुपए, सी के नाम के आगे लिखा हो मान ली 75 रुपीज, कुछ भी, मतलब जो भी लिखा हुआ है।
इसका मतलब क्या है, ए ने कंपनी को गारंटी दी कि मैं इतना अमाउंट पे करूंगा, कब, व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, और आप इस पैसे का इस्तेमाल लाइबिलिटी को पे ऑफ करने में कर सकते हैं। मैं दूंगा आपको, आप अपनी लाइबिलिटी उतारने में यूज कर सकते हैं। बी ने कंपनी को गारंटी दे रखी है कि दैट आई विल पे 150 रुपीज, ठीक है। सी ने गारंटी दे रखी है 75 रुपीज की। ये सुनो, अच्छा जिस तरीके से ऐसी कंपनी का मेमोरेंडम का लाइबिलिटी क्लॉज बना होता है, क्या इसी से हम बता सकते हैं कि व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स? ये सुनो, तो कैन आई से दैट इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अप टू एन अमाउंट, ठीक है, स्पेसिफाइड इन द लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम इन फ्रंट ऑफ देयर नेम, which they have undertaken, they have agreed to pay when the company goes into winding up। तो कहां तक लाइबिलिटी होती है? जितना उनके नाम के आगे लिखा होता है। कहां लिखा होता है? लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। अच्छा, उन्होंने क्या गारंटी दी है, क्या एग्री किया है? इमीडिएटली पे करने के लिए, when the company goes into winding up, when the company goes into winding up, तब। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स कैन आई से दैट इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, the liability of the member is up to an amount specified in the liability clause of memorandum and which will arise only when the company goes into winding up। अच्छा, क्या एक कंपनी इस एग्जांपल में ए से क्या 100 रुपए मांग सकती है जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है? वो भी कम मांगेगी when the company goes into winding up, the company goes into the winding up। लेकिन वही कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में ऐसा कुछ था क्या? वहां लाइबिलिटी किसी भी स्टेज पर आई उससे गोइंग कंसर्न एज वेल एज द वाइंडिंग अप। ये सुनो, इसका मतलब एक तो जितना अमाउंट आपके नाम के आगे लिखा हो, जो आपने एग्री किया कि मैं पे करूंगा, आपकी लाइबिलिटी वहां तक है, वो भी कवराइज होगी व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। इन सब गारंटी अमाउंट बोल सकते, क्या बोल सकते हैं? गारंटीड अमाउंट। किस मेंबर ने कितना अमाउंट पे करने के लिए गारंटी दे रखी। क्लियर है? अभी बात खत्म नहीं, अभी इसमें ऐड करते कुछ चीज और। इसके अंदर हमने डिस्कस किया एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते, हैविंग अ शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। क्लियर? अब देखो, आप अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है, अगर पहले नॉट वाला केस लेते हैं, तो उसमें तो बात ही खत्म हो गई, कोई शेयर कैपिटल है ही नहीं। अच्छा, उस कंपनी में जो कंपनी के मेंबर होंगे, क्या उनको मैं शेयरहोल्डर बोल सकता हूं? शेयरहोल्डर का नाम मतलब क्या? समवन इज होल्डिंग द शेयर, शेयर्स ही नहीं। अच्छा, कंपनी की जब शेयर कैपिटल नहीं है तो विल द कंपनी इशू द शेयर? ऑब्वियसली नहीं होगा। इसका था नो पर्सन कैन बी कॉल्ड एज द शेयरहोल्डर। इसका था इसलिए बोलते हैं, जनरली बोलते हैं ना, मेंबर और शेयरहोल्डर को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, याद है? कंपनी के मेंबर शेयरहोल्डर, लेकिन कुछ कुछ जगह दोनों में मीनिंग में हम जनरली इंटरचेंजेबली। अच्छा, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर तो है बट क्या मैं उसको शेयरहोल्डर बोल सकता हूं? नहीं। वाई? शेयरहोल्डर का तो हुज होल्डिंग द शेयर, कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है, तो शेयरहोल्डर, तो वहां मेंबर को आप शेयरहोल्डर नहीं बोल सकते, बिकॉज गलत हो जाएगा, दैट विल बी अ कंसेप्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन ज्यादातर कंपनी में शेयर्स होते हैं। अच्छा, ज्यादातर कंपनी मैंने होता है, कौन सी होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उनमें तो शेयर कैपिटल हमेशा होती है। इसलिए मैंने था 99% ज्यादा कंपनी, तो नॉर्मली क्या होता है, वहां जो मेंबर है वही क्या है? शेयरहोल्डर। जो शेयरहोल्डर वही क्या है? मेंबर है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसा 100% नहीं है, जनरली हम बोलते हैं, बिकॉज ज्यादातर कंपनी कौन सी है? कंपनी लिमिटेड। ज्यादातर के 99% ज्यादा बोला तो इट्स अ ह्यूज फिगर। इज इट ओके? नाउ मैं बोला था, जो अगर गारंटी कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को शॉर्ट में हम गारंटी कंपनी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गारंटी कंपनीज। जो गारंटी कंपनीज हैं विदाउट शेयर कैपिटल, जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, तो कह सकते हैं मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ गारंटीड अमाउंट तक होती है। ये गारंटीड अमाउंट है, वो भी कवराइज होगी व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। इज इट ओके? क्लियर है? अब आगे एक और बात, अगर इफ इट इज केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल भी है, तो जो शेयर्स कंपनी इश्यू करेगी मेंबर को, अब वो जो शेयरहोल्डर भी कहलाएंगे, तो वहां पे शेयर्स के रिस्पेक्ट में जो उनकी लायबिलिटी होगी वो वैसी होगी जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में होती है। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या होती है? अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ मेंबर, सेम ऐसी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी, ध्यान रखना ही है, हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की बात नहीं, लेकिन लायबिलिटी उसी तरीके से होगी शेयर्स पर जैसे ही कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में होती है। कैसे, कब, कहां तक होगी? अप टू द नॉमिनल वैल्यू, अप टू द जो मेंबर जितने शेयर होल्ड करा उसकी नॉम। अच्छा बताइए,
ऐसे केसेस में क्या मेंबर्स की डबल लायबिलिटी है? एक तो जितने शेयर्स वो होल्ड कर रहे हैं उसकी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू के बराबर, ठीक है। अच्छा, दूसरा गारंटी अमाउंट वाली जो मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में लिखी हुई है, ये सुनो। अच्छा, ये वाली गारंटी अमाउंट वाली लायबिलिटी कवरेज होगी, लेकिन ये वाली लायबिलिटी ये तो कभी भी हो सकती, क्योंकि ये बता रहे हैं जस्ट लाइक द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वैसे कंसेप्ट है, उसी तरीके से चलता है। तो क्या इसका था शेयर्स रिलेटेड लायबिलिटी पहली बार कितनी है? अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय पर्टिकुलर मेंबर। कब अराइज होगी? कभी भी हो सकती है, गोइंग कंसर्न एज वेल एज द वाइंडिंग अप, ठीक है, जस्ट लाइक द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। लेकिन ये वाली लायबिलिटी कब अराइज होगी? ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। क्लियर है? डिफरेंशिएट करना कि भाई लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एंड लायबिलिटी ऑफ गारंटीड अमाउंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी यहां तो बंदों ने प्रॉमिस ही, ये लैंग्वेज ही होती है लायबिलिटी क्लॉज में कि वी प्रॉमिस टू पे, वी गारंटी टू पे व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। इज दैट ओके? अब देखो, जो गारंटी कंपनी विदाउट जो विद शेयर कैपिटल होती है, जब इनिशियली वो कंपनी जब बनती होगी तो शेयर्स भी इशू होते होंगे। अच्छा, ये ना, ये जो कंसेप्ट है ना, जो लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग, ये सब नॉर्मली बहुत लिमिटेड से गिने चुने लोगों में बनती है। कहीं पब्लिक इशू नहीं आते, ये नहीं कि लाखों शेयर होल्डर हो जाएंगे, ये सब कभी नहीं होता। ये सब किसमें होता है? लिमिटेड बाय शेयर में, उसमें पब्लिक कंपनी। प्राइवेट में तो अलाउड ही नहीं है, प्राइवेट कंपनी में तो पब्लिक इशू अलाउड ही नहीं। वो सब कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। वही सब जगह यहाँ मतलब लिखा था, आप बच्चे ने पब्लिक इशू सुना, वो कहीं भी फिट कर देता है, अब वही सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, 10 15 20 25 लोग आप मिलके उन्होंने एक कंपनी सेटअप कर ली। मैं भी एक्चुअल एग्जांपल भी दूंगा। मान लिया 15 लोगों ने मिलके एक पब्लिक कंपनी लिमिटेड में गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल सेटअप कर ली। क्लियर है? अच्छा, उन 15 ने जो भी शेयर शुरू में इशू होंगे तो क्या वो पैसे देंगे? जो शेयर इशू होंगे तो कंपनी को पैसे देंगे। तो कह सकते हैं कंपनी का जो इनिशियल जो कंपनी जो सेटअप होगी, इनिशियल जो फंड चाहिए, ठीक है, वो कहां से मिल जाएगा? मेंबर से, शेयर्स के थ्रू जो पैसा आ जाएगा। भाई कंपनी को पैसा मिला तो कंपनी के क्या हो गया? बैंक अकाउंट में आ गया, कंपनी उससे इनिशियल जो वर्क आपको इनिशियल फंड चाहिए टू सेटअप वो मिल गया मेंबर से। लेकिन उसके बाद जो आपको कंपनी चलेगी वो इंडोमेंट, ग्रांट, चैरिटी, जैसे सरकार से कोई आपको डोनेशन मिल गया या किसी और ने डोनेशन दे दिया। अच्छा, बहुत सारे क्लब्स चल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गारंटी कंपनी। क्या चल रहे हैं? गारंटी। अच्छा, क्लब के मेंबरशिप होती है, कंपनी वाली मेंबरशिप नहीं होता ना, आप क्लब की मेंबरशिप लेते हैं। अच्छा, यू यूज द फैसिलिटी ऑफ द क्लब, यू हैव टू पे सर्टेन चार्जेज, यू हैव टू पे सर्टेन चार्ज। क्या उनसे खर्चा चलता है? ये सुनो, इसका इनिशियल फंड कहां से मिल गया? कंपनी के शेयर्स के रिलेटेड। और बाद वाला कहां से? गवर्नमेंट को डोनेशन दे दी, या आप कोई क्लब चला रहे हैं तो मेंबर्स ने फीस दी, या किसी और ने कोई चैरिटी कर दी, उससे आपका खर्चा चलता है। तो इसका मतलब ये नॉर्मल क्या बिजनेस वाली कंपनियां हैं? ये नॉर्मल बिजनेस वाली कंपनियां हैं क्या? ये नहीं। तो मतलब ये तो क्या होता है, बच्चा का सब चीज सब जगह मिक्स कर देता है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। ये सब कंसेप्ट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होते हैं, प्रॉपर बिजनेस रिलेटेड नहीं है, प्रॉपर बिजनेस रिलेटेड नहीं है। नाउ अच्छा, लेकिन अगर गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है, इसका तब वहां पे तो शुरू में भी शेयर्स के फॉर्म में पैसा नहीं आएगा, इसका तो वहां पे इनिशियल वर्किंग कैपिटल और बाद में भी जो भी चाहिए वो सब कहां से आएगा? फ्रॉम डोनेशन, ग्रांट्स, इंडोमेंट्स, मेंबरशिप फीस ऑफ द, अगर क्लब है, इस तरह की चीजें आपको, ठीक है। एंड आई एम नॉट, ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जैसे बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जो कि गारंटी कंपनी के फॉर्म में सेटअप हो रखे, इस फॉर्म में सेटअप हो रखे, इन द फॉर्म में गारंटी कंपनी। बाय एंड लार्ज ये मान के चलो कि जो भी बिजनेस करने वाली कंपनी है ना, वो लिमिटेड बाय शेयर्स है। क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स। और कभी कभार ऐसा मिल भी जाए कि अगर वो गारंटी कंपनी है या अनलिमिटेड है तो विद शेयर कैपिटल वाली होगी। अच्छा, कई बच्चों को दिमाग में आता है जब मैं बोलता हूँ गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, मे हैव अ शेयर कैपिटल, मे नॉट, अनलिमिटेड मे हैव, तो कई बच्चे सवाल पूछ लेते हैं कि सब बिना कैपिटल के बिजनेस कैसे होगी? सवाल अच्छा है कि सब बिना कैपिटल, ऑब्वियसली बात है बिना। अच्छा, कंपनी में कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल। ये सुनो भाई, कंपनी की कैपिटल हमेशा किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर। तो कंपनी कॉन्टेक्स्ट में कैपिटल बोलिए, शेयर कैपिटल बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। नाउ तो क्वेश्चन पूछा बिना सब कैपिटल के बिजनेस, बट जरूरी थोड़ी कि हर कंपनी बिजनेस करने के लिए ज्यादातर कंपनी बिजनेस करने के लिए बनती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी आपको, अच्छा जब क्लब बनाए गए, क्या वहां कोई बिजनेस हो रहा है क्या? ये सुनो, मैं और एक एग्जांपल देता हूं। बॉम्बे आईआईटी है, जैसे बॉम्बे आईआईटी का ना, आप लोग समझते हो जो कॉलेज स्कूल्स के एक एलुमनाई एसोसिएशन होता है, सुना होगा, जो पास स्टूडेंट्स होते हैं, सुना तो होगा सबने, एलुमनाई ग्रुप होता है और कभी कभी गेट टुगेदर करते हैं ऑल दैट। तो बॉम्बे आईआईटी के एक एलुमनाई एसोसिएशन है, ठीक है।
अच्छा ये खास करना IIMs IIT इनकी एलुमनाई बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। और इनके ना जो उस बैच के जो बच्चे होते हैं पर्टिकुलर कि जिस साल वो पास हुए वो लाइफ लॉन्ग कनेक्टेड होते हैं, लाइफ उसका रीजन होता है। अच्छा तो ये IIT से पढ़ के निकले या IIM से पढ़ के निकले, तो आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले, अच्छा वो वर्ल्ड में पूरी जगह बिखर जाते हैं, कोई कहाँ चला गया कोई कहाँ चला गया। अच्छा वो कनेक्टेड रहने से उनको उनका एक अच्छा नेटवर्क बना होता है, क्या उनको जॉब्स को में मूव करने में बहुत आसानी होती है। यस और नो, अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में तो आपको क्लाइंट्स बनाने में बहुत, ऐसे उनका नेटवर्क बहुत सॉलिड होता है, वो लाइफ लॉन्ग मेंटेन करते हैं। इनफैक्ट लोग बोलते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जाने का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, अधिकतर हिंदुस्तान का बेस्ट ब्रेन एक जगह आके पढ़ रहे हैं और बेस्ट ब्रेन पूरे वर्ल्ड में जाके फैल गए। कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, कोई IBM में काम कर रहा है, आप सोच के देखिए। और तो तुम्हारे सब दोस्त यार हैं। अच्छा जो ना कॉलेज स्कूल की दोस्ती होती है ना, वो बोलते हैं ना बहुत प्योर दोस्ती होती है। बाद की जो दोस्ती होती है सब तो दूसरी होती है, जो ना सोसाइटी में दिखाने के लिए होता है वो सब तो अलग होता है, वहाँ तो सब गिव एंड टेक होता है। स्कूल कॉलेज में होता है ना, वहाँ पे कोई किसी को ये स्टेटस देके इसका पापा के पास की तरह बैंक बैलेंस कोई दोस्ती नहीं करता है। तो वहाँ बहुत मतलब एक, और आप इतने टाइम, और नॉर्मली है जहाँ IIMs IIT इनके ना सब रेजिडेंशियल होते हैं, वहीं पे आपको रहना होता है। अब तुम 3-4 साल इकट्ठे रहे हॉस्टल में, तो होता ना 24 घंटे, तो जो बॉन्डिंग होती है उनके आपस में बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जबरदस्त। वो अभी आपने सुना एक कोटा फैक्ट्री करके सीरीज आई थी आपको, ठीक है, और वो दिखाते हैं बंदा उसको पैसे की दिक्कत होती है, US में अपने एक फ्रेंड को फोन करता है, तुरंत फंडिंग कर देता है। वो भी IITian होता है जो पढ़ा रहा होता है, वो दिखाते हैं फोन करता है मुझे प्रॉब्लम चल रही, ठीक है। अच्छा वो कुछ अमाउंट बोलता है तो बोलता है ये इतना अमाउंट तो नहीं है, वो गड़बड़ क्या होती है, वो डॉलर में सोच रहा होता है, वो इंडियन रुपये में बोल रहा होता है। फिर दोबारा वो फोन करता है, तुम डॉलर में बोल रहे थे इंडियन रुपये, बोला इंडियन रुपये में, बोला इंडियन रुपये में तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है। ये बोलते हैं इस तरह की जगह पढ़ने का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको पूरी दुनिया में इतने वेल कनेक्टेड लोग मिल गए, और वो आपको आगे लाइफ में आगे देखो। आजकल बोलते हैं कि आप किसी प्रोफेशन में है, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लोग से कनेक्टेड हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन आप कनेक्टेड ही नहीं, लोग आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं, तो अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है। लेकिन जो लोग वेल कनेक्टेड नेटवर्क बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं आजकल ये सब चीज बहुत मैटर करने लगी है, ठीक है। एनीवे व्हाट इज बॉम्बे IIT का एलुमनाई एसोसिएशन है, उन्होंने एलुमनाई एसोसिएशन कंपनी फॉर्म में बना रखी है, गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। अच्छा बताइए वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या, कभी कोई गेट टुगेदर कर लिया, कोई इवेंट कर लिया। अच्छा नॉर्मली इस तरह के जो गेट टुगेदर इवेंट्स होते हैं क्या कंट्रीब्यूटरी बेसिस होते हैं कि जो भी खर्चा लगे सब लोग, जो भी लोग आएंगे वो लोग सब आपको क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। ये सुनो, तो वेयर देयर इज अ नीड ऑफ शेयर कैपिटल, वेयर देयर इज नीड ऑफ शेयर कैपिटल, क्या जरूरत है शेयर कैपिटल की यहाँ पे। तो यू हैव टू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड ऐसे भी केस है कंपनी के, और वहीं पे इस तरह के कंसेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कंपनी का मतलब हमेशा बिजनेस ही कराने के लिए, ठीक है, जनरली कंपनी बिजनेस करने के लिए, बट लॉट ऑफ अदर सिचुएशन विद द कंपनीज आर बीइंग यूज्ड। अब उन्होंने एलुमनाई इसको कंपनी फॉर्म में बना रखी है, गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, तो वहां शेयर कैपिटल क्या जरूरत है। तो बाय एंड लार्ज ये मान के चलो कि साहब जहां शेयर कैपिटल नहीं है इसका मतलब वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए कंपनी बना रखी है, तो देयर इज नो नीड ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया। और जहां पे कहीं बिजनेस करने के लिए कंपनी बना रखी है तो ज्यादातर तो चांस है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी, या तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर तो शेयर कैपिटल तो है ही है। और अगर कभी कभार ऐसा भी केस हुआ कि वो गारंटी अनलिमिटेड है तो डेफिनेटली कौन सी होगी, शेयर कैपिटल वाली हो, क्या होगी, शेयर। तो ये बात प्रूव हो गई साहब, बिजनेस करने के लिए कंपनी बनी है तो शेयर कैपिटल है। लेकिन देयर आर टाइम्स वेयर द कंपनीज आर फॉर्म नॉट फॉर डूइंग बिजनेस, इट फॉर सम अदर पर्पस, इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल, तो वहां बिना कैपिटल की बन सकती है। तो थोड़ा सा ब्रॉडर उसमें डिस्कशन में जाएंगे तब जाके चीजें क्लियर होती है कि साहब ये किस किस कॉन्टेक्स्ट में सब चीजें आपको बना रखी है, कंसेप्ट है। हाँ ये सब चीज देखने में कम मिलेगी, ज्यादातर मैंने 99% कंपनी कौन सी है, लिमिटेड बाय शेयर। तो जहां जितने एग्जाम्पल तो मिलेंगे किसके मिलेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के मिलेंगे। इज दैट क्लियर। क्या ये दिस वन नहीं, ये चेंज नहीं होता, ये इनिशियली जो भी आप लोगों ने आपस में तय किया, आपस में तय। अगर चेंज करने के लिए लॉ में कुछ नहीं लिखा, उन्होंने आपस में कुछ तय कर रखा कि साहब जैसे मान लीजिए यहीं कुछ लिखा हुआ है कि दिस कैन बी चेंज विद द 100% यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स, तब अलग बात है, बट एक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा। इज दैट ओके विद एवरीवन, एक क्लियर पॉइंट आपको, ठीक है। एक बार क्या हुआ, अच्छा एक चीज बताओ, आप ज्यादातर केस आप जो देखोगे कौन से देखोगे, लिमिटेड बाय शेयर्स के। अब जैसे अनलिमिटेड कंपनी है, मैं बताऊँ अनलिमिटेड कंपनी के बारे में,
पूरे हिंदुस्तान में जो मेरी समझ है 50-60 से ज्यादा अनलिमिटेड कंपनी मिलेगी। अच्छा कहां टोटल 10 लाख के आसपास कंपनी, उसमें 50-60 खोसी जाती है ना। ये सुनो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। अच्छा जरूरी है, क्या जरूरी है कि आपको अगर 10 साल 15 साल काम करते हो इंडस्ट्री में हो गए, जरूरी है दैट यू कम अक्रॉस सम अनलिमिटेड कंपनी? नॉट नेसेसरी। तो क्या हुआ, मेरा एक स्टूडेंट था, उसने क्या हुआ अपने बॉस को ना बोल दिया, कुछ डिस्कशन हो रहा होगा तो उसने अनलिमिटेड कंपनी की बात छेड़ दी होगी, तो उसके बॉस ने ना उसको क्या बड़ा डांटा। उसको बोला तुम कहाँ से पढ़ के आते हो यार, पता नहीं क्या, मेरे को 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, फलाना डिगना डिगे, आई हैव नेवर कम अक्रॉस दिस कंपनी। कौन सी कंपनी होती। अब होता क्या, जब हम काम करते हैं ना तो एक्चुअली ह्यूमन नेचर पता है कैसे काम करता है, हम जो चीज देखते हैं हमारा दिमाग बस वहीं टिक जाता है, इतना ही होता है। तो ज्यादातर आप क्या देखोगे, कंपनी लिमिटेड में, तो अभी तो आप पढ़ रहे हो ना, लेकिन होता क्या है इंडस्ट्री में जाके होता उल्टा हो जाता है। वहां क्या होता है, जो देखता बंदा होता बस इतनी दुनिया है, बट आपने नहीं देखा, बट द थिंग्स, ऐसी चीजें हैं, कम है लेकिन है। तो क्या वो स्टूडेंट भी, कुछ लोग होता है ना थोड़ा सा आपको बोलने में कुछ ज्यादा ही, उसने क्या किया, उसने बोला ना कि साहब आई हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री फॉर लास्ट 15 ईयर्स, आई हैव नेवर कम अक्रॉस अनलिमिटेड कंपनी। पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है, कोई अनलिमिटेड कंपनी। तो स्टूडेंट में थोड़ा सा कुछ होता है कुछ आपको बोलने में, तो उसने मतलब सर हैव यू बीन टू लंदन? नो। सब बोला यू डिड नॉट एक्सपीरियंस लंदन, डज इट मीन लंदन डज नॉट एग्जिस्ट? मतलब कहने का मतलब कि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसका मतलब लंदन एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने नहीं देखा है, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है। तो कहने का बात तो सही बोल रहा था, गलत नहीं बोली उसने बात, बहुत देखा था, बहुत फिलोसफिकल बात है कि मैंने जो नहीं देखा इसका तो होता ही नहीं है। आपने मैं चलता किसी भी इंसान को ये बोलना ही नहीं चाहिए कि मैंने ये चीज नहीं देखा तो होता ही नहीं है। कोई भी दुनिया में इंसान अपनी लाइफ टाइम में पूरे वर्ल्ड की हर चीज को नहीं जान सकता, ये इम्पॉसिबल चीज है, इम्पॉसिबल। इतनी चीजें हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, इतनी चीजें हैं, नो वन कैन नो एवरीथिंग इन द लाइफ टाइम, पॉसिबल नहीं है। इसे तो जितने नॉलेजेबल लोग होते पढ़ते हैं, किताबें दुनिया भर की पढ़ते हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस करने की कोशिश करते हैं कि देयर सो मेनी थिंग्स टू नो। तो इसलिए ये तो बात उसने सही बोली, लेकिन गलत तरीके से बोली, तरीका गलत था। वो बॉस ऑफेंडेड हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बॉस तो बॉस ही है ना भाई, ठीक है। तो उसको तुम ऐसे बोलोगे तो थोड़ा ऑफेंडेड, तो वो मुझसे मैं कहा बात तो बेटा तुमने सही बोली, बोलने का तरीका गलत है। देखिए ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दो तरह की, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर। बस एक मोटी मोटी बात समझ लीजिए, शेयर कैपिटल नहीं है इसका तो बिजनेस करने वाली कंपनी नहीं है, और बिजनेस करने वाली कंपनी है तो शेयर कैपिटल जरूर होगी। और मोस्ट प्रोबेबली कौन सी कंपनी होगी, लिमिटेड बाय शेयर, मे बी प्राइवेट और मे बी पब्लिक। इज दैट ओके विद एवरीवन? नाउ कोई सब कंफ्यूजन, छोटे कंफ्यूजन बाद में बच्चों को परेशान करते हैं, तो शेयर कैपिटल बिना बिजनेस कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो तो समझिए सब जरूरी नहीं कि बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाएगी। अच्छा एक और चीज के अंदर ध्यान सुनिएगा, हम किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी में जो हमें राइट्स मिलते हैं, डिविडेंड राइट्स, वोटिंग राइट्स एज ए मेंबर, उसका बेसिस क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स। आप जितने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं वो बेसिस होता है? नहीं, वो पूरा सही नहीं है, ये भी बच्चे गलत पढ़ के आते हैं। नंबर ऑफ शेयर बेसिस नहीं है, अमाउंट पेड अप ऑन योर शेयर्स। लॉजिक समझिएगा, मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ शेयर्स गलत स्टेटमेंट है एक्चुअली, वो कई बार सही हो जाएगा, कई बार गलत हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट ऐसा जो हर जगह पर सही हो। लॉजिक समझिएगा इसका। देखिए मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उसके बहुत सारे मेंबर है, मैं दो मेंबर को कंपेयर करूं ए एंड बी, और उसके शेयर की फेस वैल्यू मान ली 10 रुपए। ए के पास भी 20 शेयर है, बी के पास भी 20 शेयर है। ए के 20 शेयर फुल्ली पेड अप है, इस तरह ए ने कितने पैसे कंपनी को दे रखे हैं? 200 रुपए। 20 शेयर इंटू 10 रुपए पर शेयर, कंपनी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। बी के 20 शेयर पे 5-5 रुपए पेड अप है और 5 रुपए अभी अनपेड है। इस उसके नंबर ऑफ शेयर 20 है, कितना अमाउंट पे करेगा? 100 रुपए। 20 इंटू 5 के लिए 100 रुपए। अच्छा नंबर ऑफ शेयर तो दोनों सेम होल्ड कर रहे हैं, ए और बी, बट क्या अमाउंट पेड अप में फर्क है? अच्छा कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया एट द रेट ऑफ लेट्स से 30%, तो 30% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल 30%। बच्चे ये भी पढ़ते हैं 30%, परसेंटेज पूछो किसका, पता नहीं क्या, और क्वेश्चन करते हैं अकाउंट्स में, वो उनसे पूछ रहे किसका निकालो, बस उनको रट लिया, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। मेरे बड़ा गुस्सा आता मुझे इस बात पे, बट तुम सोचा तो करो कि मैं किसकी परसेंटेज निकाल रहा हूं, उनको रट रखते हैं, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, भोंदू मत बनो, मतलब देखता हूं भोंदू राम साहब देखते हैं, कुछ वो पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं।
अच्छा लॉजिकली सोच के देखिए, ए ने कंपनी को कितना फाइनेंस किया हुआ है, वही तो फाइनेंस है, इक्विटी फाइनेंस है। बी ने कितना किया हुआ, 100 रुपए। अच्छा एक ने 200 रुपए फाइनेंस कर रखा है, एक ने 100, दोनों को सेम डिविडेंड मिले, इसका था ए तो बेवकूफ हो गया, बी होशियार हो गया, है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ शेयर तो दोनों के सेम है, नंबर ऑफ शेयर दोनों के, तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पे राइट देने लगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये सुनो, लेकिन अब इसका था अगर 30% कंपनी डिविडेंड दे, 30% पेड अप शेयर कैपिटल, तो ए की पेड अप कैपिटल कितनी है, 200 रुपए, तो 200 रुपए का 30% कितना, 60 रुपए, तो ए को डिविडेंड कितना मिलेगा, 60 रुपए का, बी को कितना मिलेगा, 30 रुपए का। इसका मतलब फर्क आ गया ना इसका, क्योंकि दोनों का पेड अप अमाउंट क्या है, डिफरेंट है, दोनों का पेड अप अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर तो दोनों का सेम है, तो अगर नंबर ऑफ शेयर के बेसिस राइट मिलता तो दोनों के शेयर तो सेम है, तो सेम राइट मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं होता ऐसा। इसलिए लॉजिकली भी सोचे कैसे हो जाएगा, एक बंदे ने 200 रुपए फाइनेंसिंग कर रखी, एक ने 100 की, दोनों को डिविडेंड सेम दे दें, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो क्या बोलना आज से कि राइट्स का बेसिस क्या होता है, पेड अप अमाउंट ऑन द शेयर, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कि आपके जितने शेयर्स है उस पर कितना आपने अमाउंट पे कर रखा है, उसके बेसिस पे आपको क्या मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, डिविडेंड राइट, वोटिंग राइट, ऑल दैट। ठीक है, इज दैट ओके विद एवरीवन नाउ? अच्छा पहला बेसिक रूल ये है। अच्छा जो गारंटी कंपनी है, हेविंग शेयर कैपिटल, वहां एक समस्या आएगी क्या, वहां मेंबर्स के शेयर्स पे एक पेड अप अमाउंट भी है और मेंबर ने गारंटी भी दे रखी है। अच्छा गारंटी अमाउंट में फर्क हो सकता है, ये सुनो, लेकिन राइट्स का बेसिस क्या होगा, पेड अप अमाउंट या गारंटी अमाउंट? जैसे मान लिया एक केस लेते हैं, वाई प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये मान लिया प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, नोट कर लेना, एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। मैं पढ़ा ही आ रहा हूं, लेकिन वो आगे वाला चार्ट भी मैंने सब साथ डिस्कस कर लिया जो पेज नंबर 14 पे भी है। अच्छा मान ली इसके मैं दो मेंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं, मान ली ए एंड बी, ए एंड बी। ए का मान लिया गारंटीड अमाउंट, जी इज द गारंटीड अमाउंट 100 रुपए है, और बी का 200 रुपए, और पेड अप अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय ए एंड बी, पेड अप अमाउंट ऑन द शेयर्स, ए का 200 रुपए और बी का 100 रुपए। गारंटीड अमाउंट 100 and 200, ए एंड बी आर द टू मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी, और भी मेंबर्स है, मैं ए और बी को कंपेयर कर रहा हूं। पेड अप अमाउंट ऑन द शेयर 200 and 100, हु विल गेट द बेटर राइट्स? Who will get the better rights? B, because हमें जो देखना है इसके हिसाब से देखना है, सॉरी इसके हिसाब से देखना है, पेड अप अमाउंट के हिसाब से देखना है, इससे नहीं देखना, गारंटी अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है। और पेड अप अमाउंट ए का कितना है 200, बी का कितना है 100, इस बी ए का डबल है पेड अमाउंट, क्या बी को डबल राइट्स मिलेंगे, सॉरी ए को डबल राइट्स मिलेंगे देन द बी। तो हमें किसके हिसाब देखना है, पेड अप अमाउंट गारंटी अमाउंट से, इसे कोई अब तुम गारंटी अमाउंट से देखने जाओ तो बोले साहब बी का तो गारंटी अमाउंट डबल है तो बी को बेटर राइट्स मिलने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। बेसिस हमेशा क्या लेते हैं, पेड अप अमाउंट ऑन द शेयर्स। इससे कोई लेना देना है, इसको इग्नोर कर देना है और इससे कंसीडर करना है। ठीक है। अच्छा जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल नहीं है, वहां पे कोई कैपिटल ही नहीं है, तो पेड अप अमाउंट का तो मतलब ही नहीं बनता। तो क्या वहां पे हम कह सकते हैं वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो वहां राइट्स का बेसिस क्या होगा, गारंटीड अमाउंट को ऑप्शन। अच्छा वहां डिविडेंड राइट तो हो ही नहीं सकता, डिविडेंड किस पे होता है, शेयर्स में, शेयर्स नहीं, लेकिन वोटिंग राइट हो सकता है, हाँ है ना। इसका तो वहां राइट, मैं राइट्स का बेसिस बोल रहा हूं, नॉट ओनली द डिविडेंड राइट, ठीक है, वेदर डिविडेंड राइट और वोटिंग राइट, ठीक है, व्हाटएवर द राइट्स ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो वहां पे राइट्स का बेसिस क्या होगा, गारंटी अमाउंट, क्योंकि हेल्प वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वहां पे तो शेयर कैपिटल है ही नहीं कंपनी में, लेकिन यहां पे शेयर कैपिटल भी है और गारंटीड अमाउंट भी है। तो हम गारंटीड अमाउंट का पहला रूल हमेशा क्या है, पेड अप अमाउंट ऑन द शेयर्स, एंड उसके हिसाब से आपको चलना है, एंड नॉट अकॉर्डिंग गारंटी। लेकिन इफ इट ए केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, वी डोंट हैव ए शेयर कैपिटल दिया है, तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो हमें किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, गारंटीड अमाउंट। वहां पे जो राइट्स मिलेंगे लाइक वोटिंग राइट, डिविडेंड राइट तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि डिविडेंड इज ऑन द शेयर्स।
इज दैट ओके? क्लियर है? नाउ कमिंग टू द थर्ड केस, दैट इज द अनलिमिटेड कंपनीज. जो अनलिमिटेड कंपनीज हैं, यहां नाम से पता लग रहा है देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टुवर्ड द कंपनी. नो लिमिट इज देयर. मेंबर्स की लायबिलिटी टुवर्ड द कंपनी कोई लिमिट नहीं है. इट कैन बी गो टू एनी एक्सटेंट. इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट. और यहां भी मैंने बताया इसकी शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी. यहां भी वही सेम सिचुएशन. अगर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो वहां पे क्या होगा? जो मेंबर जितने शेयर्स होल्ड कर रहा है वो तो कंसेप्ट सेम चलता है जो लिमिटेड बाय शेयर में है. उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर है, वो तो पे करना ही है. अच्छा, खाली उतना ही पे करना, उसके अलावा भी कंपनी आपसे मांग सकती है. बिकॉज ओवरऑल तो आप अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर है ना, चाहे. और अगर विदाउट शेयर कैपिटल है तो ऑब्वियसली शेयर से रिलेटेड कोई लायबिलिटी है नहीं. बट अदरवाइज कंपनी कैन डिमांड एनी अमाउंट फ्रॉम द मेंबर in order to discharge liability, and because the liability of members is unlimited. तो अनलिमिटेड कंपनी में चाहे वो शेयर कैपिटल हो या ना हो, liability of the members is unlimited towards the company. In addition to that, if it is a unlimited company having a share capital, तो जितने शेयर्स आप होल्ड कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर लायबिलिटी तो आपकी है ही है. इन एडिशन टू दैट कंपनी आपसे और भी डिमांड कर सकती है. लेकिन अगर विदाउट शेयर कैपिटल तो सिंपल सी बात है, एक और कंपनी कैन डिमांड एनीथिंग. अच्छा, कंपनी डिमांड, इसका मतलब कई बच्चे ना इसका मतलब ही नहीं समझ पाते कि मतलब इट एज सच कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है. इसका मतलब क्या समझिएगा. मान लिया कोई अनलिमिटेड कंपनी है, पब्लिक और प्राइवेट कोई भी केस ले लीजिए. इसकी जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स इस आउटसाइडर्स लाइक क्रेडिटर्स, को लोन ले रखा है, ट्रेड क्रेडिटर, कुछ भी, उसको पे करने के लिए इसके सफिशिएंट एसेट्स नहीं है. अगर इसके खुद के पास सफिशिएंट एसेट है क्या उसी से पे कर देगी? हाँ है ना. लेकिन अगर सफिशिएंट एसेट नहीं है, मान लिया इसको 10 लाख रुपए चुकाने हैं और इसके पास जो एसेट है वो सिर्फ 4 लाख के हैं, तो क्या बैलेंस 6 लाख ही अपने मेंबर से मांगेगी? हाँ है ना. लेकिन ये 4 लाख की जगह 2 लाख होता तो क्या होता? 8 लाख मांगते. इसका तो कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है कि 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 1 होगा, कुछ नहीं पता. मैं पहले से डिफाइन. अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में पहले से डिफाइंड है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पहले से डिफाइंड है. बट यहां हम डिफाइन नहीं कर सकते ना कि क्या लायबिलिटी होगी. इसका मतलब ये नहीं कंपनी कुछ भी मांग लेगी. कंपनी को आगे पे करने के लिए जितनी जरूरत है कंपनी मांग सकती है. अच्छा, इस एग्जांपल में अगर कंपनी का 2 लाख का एसेट है, क्या मांग सकती है? 8 लाख. 10 लाख का पे करना है. अच्छा, कंपनी का 2 लाख का एसेट है, क्या 10 लाख मांग सकती है मेंबर से? नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ भी मुंह खोल दे कंपनी. ये भी समझना है, कई बच्चों को ये सब क्लियर नहीं होता. ठीक है, अनलिमिटेड कुछ भी हो सकता है. अरे कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या है? एक कंपनी को अपने आउटसाइडर्स को पे करने के लिए जितने पैसे चाहिए, उसमें जितने अपने एसेट्स में से पूर्ति नहीं हो रही है, इनएडिक्वेसी है, उसके लिए अपने मेंबर से डिमांड. बट क्वेश्चन वो कितना होगा ये डिफाइंड नहीं है. इट कैन बी एनीथिंग. अच्छा, तो उस केस में क्या होगा? कंपनी कुछ भी डिमांड कर सकती है इन ऑर्डर टू पे ऑफ द आउटसाइडर. एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिफाइन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. एंड दैट्स व्हाई वी से दैट लायबिलिटी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, कैन गो टू एनी एक्सटेंट. इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई सबको? आपको अनलिमिटेड कंपनी केस में. अच्छा, अगर शेयर कैपिटल तो शेयर से रिलेटेड लायबिलिटी अलग चलेगी, वो तो आपको कंपनी, उसके अलावा भी कंपनी आपसे मांग सकती है. और शेयर कैपिटल नहीं है तो सिंपल सी बात है, उस केस में whenever the need arises to pay off the outsider, company can demand anything from the. अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं से इस केस में फिर राइट्स वगैरह कैसे आपको? अच्छा, तो अगर शेयर कैपिटल है तो क्या शेयर्स के हिसाब से वोटिंग राइट्स हो सकता है? ठीक है, एंड ऑल दैट. ठीक है. और नहीं है तो क्या होगा? उनके अंदर कोई रेशियो हो सकता है. कोई रेशियो हो सकता है कि जब भी लायबिलिटी कंपनी मांगेगी तो ये मेंबर, टोटल लायबिलिटी कंपनी जितने सारे मेंबर से मिला के मांगेगी, उसमें ये मेंबर 30% बिहेव करेगा, ये मेंबर 15% बिहेव करेगा, ये 10%, जो भी इन्होंने आपस में कर रखा है. क्या उसके बेसिक राइट्स मिल सकता है? उसके बेसिक क्या मिल सकता है? जिस रेशियो में लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए आपने एग्री कर रखा है, उसी रेशियो में क्या मिल जाएंगे? राइट्स मिल जाएंगे. इज इट ओके? क्लियर है? दैट इज द. अच्छा, एक सवाल में आपसे पूरा ध्यान सुनिएगा. जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड. लेकिन एक डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या देखिए आपको.
अच्छा मान लीजिए इस अनलिमिटेड कंपनी को क्रेडिटर सी है, क्या ये डायरेक्टली क्रेडिटर सी इस अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर एम को टच कर सकता है? इसने जो मांगना है इससे मांगे, कंपनी इसे पे करने के लिए पहले देखेगी हमारे एसेट कितने हैं, फिर जो कमी है वो अपने मेंबर से मांगेगी, वो जो भी कंपनी और मेंबर्स के बीच में आपस में अरेंजमेंट है उसके हिसाब से मांगेगी। डायरेक्टली क्रेडिटर, उसका लॉजिक क्या है? यू आर द क्रेडिटर ऑफ दिस कंपनी एंड कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द मेंबर, इट मीन्स यू आर नॉट द क्रेडिटर ऑफ दिस मेंबर, आप इसके मेंबर के क्रेडिटर नहीं है। अच्छा कंपनी कोई भी हो, हम बोलते एवरी कंपनी हैड गॉट अ सेपरेट लीगल, ये थोड़ी बोलते कि लिमिटेड कंपनी की सेपरेट लीगल है, थोड़ी बोला है। कंपनी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंपनी हैव गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, वो कंपनी कोई भी हो, लिमिटेड बाय शेयर हो, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, कोई भी, इसे ये अलग और ये अलग है। आप क्रेडिटर किसके हैं? इसके हैं, तो जो मांगना आप इससे मांगे ना। आप डायरेक्टली इसको, ये बंदा तो बोलेगा साहब हु आर यू, ठीक है, आई एम नो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स यू। अच्छा केस की ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द क्रेडिटर है टुवर्ड्स द कंपनी है? टुवर्ड्स द कंपनी है। हाँ कंपनी से पे करने के लिए उसके एसेट कम पड़ रहे हैं, कंपनी किससे मांगेगी? मेंबर से। गोइंग कंसर्न में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मांगेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट किसके हाथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वाइंडिंग अप में जब कंपनी जाती है, वाइंडिंग में लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो लिक्विडेटर इज जस्ट लाइक द, जैसे मैनेजमेंट कंपनी की गोइंग कंसर्न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होती है, वाइंडिंग अप में मैनेजमेंट लिक्विडेटर के हाथ में आती है। अच्छा वाइंडिंग अप ये स्टेप ऑफ प्रोसेस, एक कंपनी मान ली यहाँ वाइंडिंग गई, हो सकता है अगले 2-3 साल 5 साल वो वाइंडिंग में रहे, तो यहाँ भी तो कंपनी को मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए एक अपॉइंट होता है बंदा को, लिक्विडेटर, तो दैट टेक्स द प्लेस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट टेक्स द प्लेस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर गोइंग कंसर्न है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिमांड करेंगे वो पे करेगा, डायरेक्टली क्रेडिटर टच नहीं कर सकता। और कंपनी अगर वाइंडिंग में चलेगी तो लिक्विडेटर डिमांड कर सकता, लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी डिमांड फ्रॉम द मेंबर, पर डायरेक्टली क्रेडिटर कैन नॉट टच द। लेकिन क्या पार्टनरशिप फर्म में, क्या पार्टनरशिप फर्म के जो क्रेडिटर्स हैं क्या डायरेक्टली पार्टनर्स को लायबल कर सकते हैं? बिकॉज यू आर द क्रेडिटर ऑफ फर्म, इट मीन्स यू आर द क्रेडिटर ऑफ द पार्टनर। वाई? बिकॉज फर्म एंड पार्टनर्स आर वन एंड द, क्या बोला पढ़ते हैं? पार्टनरशिप फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द। अगेन ये जो डिफरेंस भी किससे निकल गया है? ये पार्टनरशिप फर्म इज अनइनकॉर्पोरेटेड एसो पर्सन एंड दिस इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कई बार ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिख लो एक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनलिमिटेड कंपनी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन an unlimited company and unincorporated company? ये अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी किसको बोल रहा है? यहां कंपनी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो ब्रैकेट में लिख लो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है। यहां कंपनी का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्योंकि होता क्या, दोनों में ही लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पर फर्क क्या है? टुवर्ड्स होम, उसमें फर्क है, ठीक है। डायरेक्टली आउटसाइडर आपको अनलिमिटेड कंपनी मेंबर को टच नहीं करता। और अगेन ये डिफरेंस किसके बेसिस बना? कंपनीज हैव गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी बीइंग एन इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव सेपरेट बीइंग एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब एक बात और ध्यान सुनिएगा, हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स होने चाहिए। एंड पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड वर्ड होने चाहिए। क्या ये जो वर्ड लिमिटेड है ये दोनों में कॉमन है? यहां एक्स्ट्रा एक वर्ड लगाओ प्राइवेट टू डिमार्केट की प्राइवेट कंपनी, और जहां खाली लिमिटेड लगा हुआ है उसने लिखा हुआ पब्लिक कंपनी। क्लियर है? ये जो लिमिटेड वर्ड जो दोनों में कॉमन है ये क्या सिग्निफाई करता है? क्या सिग्निफाई करता है? लिमिटेड लायबिलिटी किसकी? मेंबर्स की लायबिलिटी, लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसी बात को सिग्निफाई करता है कि सर इस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी पे लिमिट है। एंड अच्छा अनलिमिटेड कंपनी के केस में लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स पे लिमिट होती है? देयर नो लिमिट, देयर नो लिमिट। तो क्या अगर कोई अनलिमिटेड प्राइवेट कंपनी है या अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी है उसके नाम के अंदर में ये लगा सकते हैं?
अगर ये लगाएंगे तो सो अनलिमिटेड प्राइवेट कंपनी के नाम के अंदर ये लगाओगे तो क्या देख के, नाम को देख क्या लगेगा कि आप इस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, बट लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है। ऐसे अगर पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम के अंदर लिमिटेड लगाओगे तो देख के क्या लगेगा, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ही लिमिटेड, बट वो लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। इसका तो कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा, कंसेप्चुअली गलत। इसलिए एक बात ध्यान सुनिएगा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये जो रिक्वायरमेंट है कि नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ये रिक्वायरमेंट कहां दे रखी है? सेक्शन 4 में। आज ही मैंने बताया था सेक्शन 4 में, ध्यान सुनिएगा। सेक्शन 4 बोलता है द नेम ऑफ, ध्यान सुनिएगा, द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एवरी प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है, वो तो पहले हम आपको कहते जनरली बताते रहते हैं, बट एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है? द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी shall end with the words limited, sorry, private limited. The name of every private limited, लिखना लिख लो, सेंटेंस लिखना, the name of every private limited company, the name of every private limited company ये आपके यहां पे पेज नंबर 14 पे देखो, सबसे नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है, पेज नंबर 14 पे एकदम नीचे नीचे देखो, द नेम ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। मिल गया? और ऐसे ही आप 2 पेज आगे जाओगे, पेज नंबर 19 में देखिए, पब्लिक कंपनी ऊपर पर दे रखा है, उसका सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, उसका लास्ट सेंटेंस, द नेम ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मिल गया? पब्लिक कंपनी में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, द नेम ऑफ ए पब्लिक, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सेंटेंस, पेज नंबर 19। मिल गया? द नेम ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 4 की। तो एवरी प्राइवेट कंपनी और एवरी पब्लिक, एवरी प्राइवेट कंपनी और एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एवरी पब्लिक कंपनी और एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब इसका था हर, अब देखो आप, ये जो एक ये जो चार्ट मैंने बनाया था अभी आपके सामने, तो सेक्शन 4 बोलता है द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो क्या ये सारी कवर हो गई? खाली क्या बचा? प्राइवेट अनलिमिटेड। और जो द नेम ऑफ एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्या ये सारा कवर हो गया? खाली क्या बचा? पब्लिक। अब आप कंसेप्ट से मिला के देखो सेक्शन 4 क्या बोलता है, क्या परफेक्टली मैच कर रहा है? हाँ या ना? अच्छा, अगर हम बोलते हैं नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी, तो फिर तो ये भी हो जाता, ये सुनो, और नेम ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी, फिर तो ये भी हो जाता, ये सुनो। लेकिन वहां एक्चुअली क्या लिखा हुआ लॉ में? दो सब फाउंडेशन लेवल में हम इतनी डिटेल में जाते नहीं है, कारण क्या बच्चे इतना डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। तो वहां तो मोटा मोटा कि हर प्राइवेट कंपनी के नाम के पब्लिक, बट एक्चुअली लॉ में रिक्वायरमेंट क्या है? सेक्शन 4 क्या होता है? क्योंकि कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर अनलिमिटेड कंपनी के नाम के अंदर हमने प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा दिया तो नाम को देख क्या लगेगा? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, बट एक्चुअली द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो क्या कंसेप्ट के अगेंस्ट जा रहा है? नाम गलत ही मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। जैसे सेक्शन 4 भी आपको सारी प्राइवेट और सारी पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहा है, खाली किसका था? लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा है। तो प्राइवेट लिमिटेड, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर हो चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, ऐसे पब्लिक कंपनी लिमिट, हर एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। इसके नाम के अंदर में अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम के अंदर में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नाम के अंदर में लिमिटेड। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी को हम कवर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर सकते? इसका लॉजिक मैंने समझा दिया, और यही बात सेक्शन 4 भी बोलता है। तो सेक्शन 4 एक्चुअली बोलता है द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड द नेम ऑफ एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। और फिर उसके आगे और लिखा हुआ है, हाउएवर इफ दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज सेक्शन 8 कंपनी, तो एग्जम्पशन है। अब क्या है? एग्जम्पशन है। मतलब अगर आप प्राइवेट लिमिटेड भी हैं या पब्लिक लिमिटेड भी है, लेकिन साथ में आप सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जो अभी मैंने एनएमडीएफसी वाला एग्जांपल दिया था, क्या बोला था? प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो सेक्शन 4 की लैंग्वेज में कवर हो रही थी वो, लेकिन साथ में क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी भी है, ऐसे देखो उसके नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड नजर नहीं है, अदरवाइज वो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है।
तो लॉ में एक एक सेंटेंस लिखा जाता है ना, वो सोच के लिखा जाता है। अब कहने के लिए सेंटेंस लिखा, लेकिन सारे कंसेप्ट से मिला के लिखा हुआ है। इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन? अब जब ये बात मैं बताता हूं बच्चों को, तो एक सवाल दिमाग में, कई बच्चों को सवाल आया था दिमाग में कि सर अगर ऐसा है तो नाम से मैं कैसे पहचानूंगा कि साहब ये कंपनी है? नॉर्मली नाम के अंदर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा होता तो मैं पहचान जाता हूं ये कंपनी है, हाँ या ना? लेकिन अनलिमिटेड कंपनी, अगर वो प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी या पब्लिक अनलिमिटेड, नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड तो होगा नहीं। तो हाउ विल आइडेंटिफाई? किसी अनलिमिटेड कंपनी का नाम में देखूंगा तो मैं कैसे पहचानूंगा सर ये किसी कंपनी का नाम है? एक सवाल दिमाग में आता है, ठीक है। तो मैं इसका भी बताता हूं इसका क्या सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए, होता कि जब अनलिमिटेड कंपनी का नाम लिखा जाता है तो जो भी उसका नाम हो लिखा जाएगा, ब्रैकेट में नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में ये लिखा था अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, जो भी है प्राइवेट या पब्लिक, विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो उससे पता है, अच्छा जब नाम जहां भी कंपनी का लेटर हेड है, ठीक है, कंपनी के जो भी इंप्लॉइज काम, उनके जो विजिटिंग कार्ड्स में कंपनी का नाम आएगा, हर जगह जहां कंपनी का नाम आएगा साथ में क्या आएगा? जो भी नाम है उस नाम के अंदर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं आएगा, लेकिन नाम के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा? अ प्राइवेट कंपनी और जो भी है, प्राइवेट है तो प्राइवेट, पब्लिक है तो पब्लिक, विद अनलिमिटेड। तो ऐसा लिखा होता साथ में, तो उससे क्या होगा? हमने डिफाइन कर दिया कि सब ये क्या है? अनलिमिटेड कंपनी क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड प्राइवेट या अनलिमिटेड पब्लिक जो भी है हमने डिफाइन कर दिया। दिस इज हाउ द एक्चुअली द थिंग्स आर। जैसे कि कंफ्यूजन और नाम देके बता रहे, मैं एक एक्चुअल एग्जांपल आपको देता हूं। एक आपने टीवी पे एक चैनल आता है डिस्कवरी चैनल, एक यूएस की कंपनी है, उस कंपनी का नाम है डिस्कवरी कॉरपोरेशन। डिस्कवरी कॉरपोरेशन इज ए यूएस कंपनी, नॉट इंडियन कंपनी नहीं है, यूएस कंपनी है। इंडिया में इन्होंने बिजनेस करने के लिए कंपनी बना रखी है, डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया, और ये होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप है। बता देना, एक फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी के बीच में, ये तो फॉरेन कंपनी है तो बाहर की है, और ये इंडिया में बनी है, इंडिया में बिजनेस करने के लिए उन्होंने कंपनी बनाई थी। बताना, एक फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप, याद है कल लास्ट क्लास में एग्जाम आया था। अब एक ही चीज को बिल्डअप करना है, ये कंफ्यूज नहीं होना सर ये कैसे हो गया, ठीक है। बताना, कंपनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्डिंग सब्सिडी, कंपनी का मतलब एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, डिस्कवरी कॉम्युनिकेशन ये कंपनी का नाम है, ये एक्चुअली प्राइवेट कंपनी है विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये जब भी कंपनी के साथ तो ब्रैकेट में से लिखते हैं अब प्राइवेट कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर पब्लिक होती तो लिखा था पब्लिक कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। दिस इज हाउ इट इज डन। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब एक बात तो क्या समझ में आई कि साहब जो रिक्वायरमेंट है कि प्राइवेट कंपनी के नाम के अंदर पब्लिक कंपनी, ये रिक्वायरमेंट सिर्फ लिमिटेड कंपनी कॉन्टेक्स्ट में है, अनलिमिटेड में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट के अगेंस्ट चला जाएगा वो। फिर दूसरा एक सवाल है कि साहब नाम के अंत में अगर नहीं है तो फिर कैसे नाम पहचानेंगे, नाम से कंपनी है। तो ये लिखने का तरीका होता है, जो भी नाम है वो लिखेंगे, और देखो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड ब्रैकेट में इस तरीके से हर जगह लिखा जाता है। अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट विद अनलिमिटेड लाइफ, जैसे पता लग जाता है नेम ऑफ ए कंपनी, नेम ऑफ ए कंपनी। इज इट ओके? और एक बात और क्या समझ में आई कि मेंबर्स की लायबिलिटी इन द केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड होती है, लेकिन इट इज टुवर्ड्स द कंपनी, ठीक है। एंड जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न में कंपनी या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिमांड कर सकते हैं। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के डायरेक्टर डिमांड करेंगे, सुनो, और इन ऑर्डर टू पे ऑफ द आउटसाइडर्स। और कंपनी वाइंडिंग में चली जाएगी तो कंपनी के जो लिक्विडेटर होता है, मैनेजमेंट होता है ना, जब वाइंडिंग में कंपनी चली जाती है तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम पास ऑन किसको जाता है? टू द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कैन डिमांड, लेकिन डायरेक्टली आउटसाइडर डिमांड नहीं कर सकता, बिकॉज कंपनी के वो आउट है उसका राइट अगेंस्ट एंड कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स। ऑल कंपनीज आर हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी। इज इट ओके? ठीक है, ये क्लियर है सबको? आपको ठीक है? अच्छा, इसमें मोस्टली चीज़ आपने सब फाउंडेशन में पढ़ी, लेकिन इतनी चार डिटेल में डिस्कशन हमने बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर दिया, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको, ठीक है। एंड जैसे आपको एग्जैक्ट क्लियरिटी, एग्जैक्ट पूरी पिक्चर क्या लॉ के हिसाब से। इज इट ओके? नाउ तो इसके साथ आपका ये जो पेज नंबर 14 पे भी दे रखा वो भी मैंने सारा डिस्कशन कर दिया, और यहाँ पे लिमिटेड। अच्छा, एक चीज बताओ, हम कंपनी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स,
कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे ना, बट वी ऑल्सो हैव कंसेप्ट ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। तो वहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ते लिमिटेड लाइबिलिटी। कह सकते हैं अनलिमिटेड कंपनी लाइक एक्सेप्शन। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर का मतलब होता है जनरली क्या होता है। कैरेक्टर फीचर का मतलब होता है जनरली क्या। अब जनरली कौन सी कंपनी है, लिमिटेड। लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो वहां सब लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड कंपनी लाइक एक्सेप्शन, लाइक अ एक्सेप्शन। इज इट ओके? तो मैं सारे की डिस्कस कर लिया है, सब कुछ जो लिखा हुआ है एवरीथिंग आई हैव डिस्कस, ठीक है। नाउ परपेचुअल सक्सेशन मैंने पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। अच्छा, अभी मैंने खाली ये नहीं पढ़ा है, कई बच्चे सोचो इतना तो पढ़ाया सर, ठीक है, इतना से नहीं पढ़ाया, इसके साथ बहुत सारी कहानियां समझा दी, आगे के भी वो जो चार्ट बना हुआ था जनरल क्लासिफिकेशन सब कुछ समझा दिया, ठीक है। साथ में कोई सब इंटर रिलेटेड चीजें हैं तो मैं कंसेप्ट कुछ इधर उधर तो एक साथ ही बता दी, ठीक है। नेक्स्ट इट सेपरेट प्रॉपर्टी। अच्छा, कंपनी अगेन जब कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, तो कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं, कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या मेंबर्स डिमांड कर सकते हैं कि साहब मेरी प्रॉपर्टी है? नो। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बोलते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर, बिकॉज फर्म इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर। अच्छा, सारे मेंबर मिल जाएं, ये कंपनी की सारी प्रॉपर्टी मिलके हमारी सबकी है, बोल सकते हैं क्या? नो, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आप अलग हैं और कंपनी अलग। अगेन सेपरेट, तो कंपनी प्रॉपर्टी सेपरेट। कंपनी की प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? कंपनी खुद है। कंपनी इज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ हु इज द ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, इट इज द कंपनी, इट इज द। अच्छा, एक चीज देखो, एक कंपनी जब बनती है तो पैसा मेंबर्स ने कंपनी को दिया, शेयर खरीदे। अच्छा, कंपनी की इधर शेयर कैपिटल बढ़ी, इधर कैश एंड बैंक बढ़ा, है ना। अच्छा, कल के दिन कंपनी ने इसी कैश एंड बैंक का इस्तेमाल करके वो प्लांट मशीन नहीं खरीद ली, कोई लैंड खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो जो एसेट बने वो पैसा आया कहां से था? मेंबर से आया था, लेकिन वो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी की हो गई है। अच्छा, एक तरह देखा जाए, आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, क्या कंपनी को आपने परमानेंट फाइनेंस दे दिया? अच्छा, कैन यू डिमांड दैट मनी फ्रॉम बैक फ्रॉम द कंपनी? नो। अच्छा, कहीं बोलते हैं सर कंपनी बायबैक कर सकती है, अरे भाई वो कंपनी की मर्जी है ना, आपका राइट नहीं है। कंपनी ऑफर ला सकती है बायबैक का, आप कंपनी गर्दन पकड़ लोगे जी मेरे को बायबैक कराओ, तो कंपनी के शेयर्स में पैसा रख दिया, परमानेंट फाइनेंस दे दिया आपने, तो भले आप ही के पैसे तो एसेट बने हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। अब वो किसकी प्रॉपर्टी है? कंपनी की प्रॉपर्टी। कंपनी प्रॉपर्टी से, एंड हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? कंपनी। कंपनी इटसेल्फ इज द ओनर बिकॉज अ पर्सन इन द आइज ऑफ, पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। वही हम पार्टनरशिप, हम ऐसा नहीं बोलते वहां। सेम देखो, मैंने सारे कैरेक्टर से घूम फिर के कहां से कनेक्ट हो जाएंगे? विद द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बार बार ये बात उठेगी, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। वो एक बात जिसके जहन में बात बैठ गई ना, बात वो समझ क्या, तो बच्चे याद तो करें सेपरेट लीगल एंटिटी, बट वो पूरी बात क्लियर होती नहीं है। अच्छा, इसी में एक टर्म आता है सेपरेट प्रॉपर्टी रिलेटेड, आपने फाउंडेशन में पढ़ा था, एक टर्म आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब राइट, इंटरेस्ट का मतलब राइट, ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे, ठीक है। नहीं बोलते किसी मैटर में कोई बोलता है तेरा क्या इंटरेस्ट है, तेरा क्या राइट है, मतलब तेरे अधिकार की बात कर रहा हूँ, ब्याज थोड़ी, मतलब वन वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक टर्म है, इसका मतलब होता है, लिखना लिख लीजिए, राइट लिख लो, राइट टू गेट अ प्रॉपर्टी insured in one's name. Right to get a property insured in one's name. Right to get a property insured in one's name. That is what is the meaning of the term insurable interest. अच्छा, मुझे कोई एग्जाम्पल, किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम से इंश्योरेंस कराना, इस अधिकार को क्या बोलते हैं? इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलते हैं, राइट। लेट्स से देयर सम कार विच बिलोंग्स टू ए इज द ओनर ऑफ सम कार, तो क्या इस कार का इंश्योरेंस किसी और के नाम में हो सकता है या ओनली इन द नेम ऑफ ए? अच्छा, जब कार का ओनर ए है तो ए का ही क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। He can only get the car insured in his own name.
तो इसका तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसके साथ कनेक्टेड है? ओनरशिप के साथ कनेक्टेड है। Whosoever is the owner of property, only that person is getting has the insurable interest in that property. Yes or no? तो insurable interest is connected with what? Ownership. क्या connected with the ownership? Clear है? अच्छा, एक कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसका ओनर कौन है? कंपनी सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट है, मेंबर्स की प्रॉपर्टी को लेना देना नहीं है, या मेंबर्स के नॉट डिमांड दैट ऑन ऑल। ठीक है, इसका कंपनी की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी किसका है? कंपनी का। ऑब्वियसली मतलब बीइंग द ओनर, मतलब हूएवर इज द ओनर दैट सेम पर्सन हैज गॉट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज कनेक्टेड विद द ओनरशिप। इधर कंपनी की प्रॉपर्टी का जो ओनर कंपनी खुद है, इसका तक कंपनी की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका है? कंपनी का ही है। किसका है? कंपनी का ही है। नाउ इसको समझने के लिए एक केस आपने फाउंडेशन में पढ़ा था, मैं यहां पर फिर पढ़ाता हूं। एक केस मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आपके बुक में लिखा हुआ, मैं पढ़वा भी दूंगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक कंपनी थी, उसमें दिस पर्सन मिस्टर मैकोरा ही वाज होल्डिंग ऑलमोस्ट ऑल द शेयर एक्सेप्ट वन शेयर। कोई प्राइवेट कंपनी होगी एंड उसमें सारे शेयर होल्ड करता है एक्सेप्ट वन शेयर। एक शेयर कोई और होल्ड कर रहा होगा, 2 मेंबर चाहिए। अच्छा, मान लियो प्राइवेट कंपनी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ही वाज होल्डिंग ऑल द शेयर एक्सेप्ट वन शेयर। अच्छा, इस कंपनी का ये सब्सटेंशियल क्रेडिटर भी था। क्या था? सब्सटेंशियल क्रेडिटर भी था। क्या मतलब हुआ? अच्छा फाइनेंस। अच्छा देखो, बिजनेस में पैसा तो लगता है, ब्रॉडली 2 चीज होती है, कैपिटल और एक डेट, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी कैपिटल, तो इक्विटी भी तो सारी इसने प्रोवाइड करेगी। ही वाज होल्डिंग ऑल द शेयर एक्सेप्ट वन, तो सारा इक्विटी फाइनेंस इसी ने दे रखा है। और ये क्रेडिटर भी था अच्छा खासा कंपनी का। ठीक है, और कंपनी में डायरेक्टर हो सकता, कंपनी वगैरह इसी ने बनाई हो, यही कंपनी का प्रमोटर हो। तो बंदे के दिमाग में क्या रहता है? कंपनी का सारा बिजनेस तो मेरे पैसे से चल रहा है ना। लेकिन अगेन कुछ भी चले, कंपनी बनने का कंपनियां अलग है और आप क्या है? अलग है। अच्छा, इसको ना दिमाग में क्या इंप्रेशन करी होता है लोग, अरे यार सब कुछ तो मेरी वजह से चल रहा है। ठीक है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैं इस कंपनी का ओनर हूं। ये क्या होता है? बहुत लोगों को मैंने देखा, मुझे बोलते मैं इस कंपनी, अच्छा कई तो और कमाल करते, मैं इस कंपनी में पार्टनर हूं, वो एक कदम और आगे हैं। ठीक है, कई बोलते हैं कोई फॉर्म बना रखी है, मैं इस फॉर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। कुछ भी बोलते रहो, ठीक है, टेक्निकली तो गलत है ना, टेक्निकली तो गलत है। ठीक है, अब देखिए आप, इस बंदे को क्या लगा कि साहब सब कुछ तो मेरा ही चल रहा है। ठीक है, मेरे पैसे से, डेट भी मैंने लगा रखा है, इक्विटी फाइनेंस भी मेरा ही। ठीक है, इस कंपनी को टिम्बर थी, वो कंपनी की प्रॉपर्टी थी, टिम्बर से रिलेटेड बिजनेस होगा। अच्छा, जब कंपनी की प्रॉपर्टी थी तो इस टिम्बर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी किसका था? कंपनी का था। इस बंदे ने क्या किया, इस टिम्बर का इंश्योरेंस अपने नाम से करा लिया। क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड है, क्योंकि देखा जाए टेक्निकली द प्रॉपर्टी बिलोंग टू द कंपनी, दैट्स व्हाई द कंपनी का ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम से होना चाहिए था। ये सुनो, अब हुआ किसके नाम से? इस बंदे के नाम से। बाद में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फायर दिस टिम्बर गॉट डिस्ट्रॉयड। जब क्लेम के लिए एप्लीकेशन लगाई गई कि साहब ने इंश्योरेंस करा रखा था, इट वॉज रिजेक्टेड एंड क्लेम वॉज नॉट गिवन। वाई? कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? इनवैलिड था। आप जिसकी वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट से नहीं, वो अपने नाम से इंश्योर करा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ वाज इनवैलिड। कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ वाज इनवैलिड। दैट्स व्हाई क्लेम मिला, नहीं मिला? नहीं मिला। तो क्या ये भी कंसेप्ट सेपरेट प्रॉपर्टी से कनेक्टेड ही है? क्या सेपरेट? क्योंकि ओनरशिप के साथ, देखिए मैं यहां पे पढ़ता हूं, नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी either during its existence, that is going concern, or its winding up. A member does not even have an insurable interest in the property of the company. A person, for example, ये केस यहाँ डिस्कस किया हुआ, यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करना कर सकते हैं। A person, for example, holder of nearly all the shares except one, एक शेयर छोड़ के, of a timber company, and he was also substantial creditor. He insured the company timber in own name. The timber having been destroyed by fire, the insurance company was held not liable to him. इंश्योरेंस का डिसाइड हुआ कि वो लाइबल नहीं है एंड उसे क्लेम नहीं मिलेगा। वाई? वो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? गलत था। अच्छा, अगले शेयरहोल्डर्स आर नॉट इन द आईज ऑफ लॉ पार्ट ओनर्स। कई लोग बंदा बोला ना कि साहब जितनी कंपनी की टोटल अंडरटेकिंग है, टोटल बिजनेस है, जितने एसेट है, उसमें मैं हिस्से कर दूं कि मेरे टोटल कैपिटल में मेरे 10% है। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते ना कि जिस रेशियो में हमने कैपिटल लगाया उसी कैपिटल रेशियो में फॉर्म के एसेट बांट लो। ये सुनो, वो यहां कर सकते हैं क्या? नहीं। So shareholders are not in the eyes of the law part owners of the undertaking.
द अंडरटेकिंग मीन्स कंपनी का पूरा जो एसेट है एंड ऑल दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द टोटलिटी। सारे शेयर मिल भी जाएं, क्या एक कंपनी की जो प्रॉपर्टी है क्या अलग है और वो आपको शेयर होल्डर अलग है। अच्छा, फर्म में क्या बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर, तो वो चीज यहां हम नहीं बोल सकते। अच्छा, अगेन ये कंसेप्ट मैं देखो सारे कैरेक्टर्स में बार बार फर्म से भी कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने वो अनइनकॉर्पोरेटेड है, ये क्या है इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, एक बात इसमें और, ये जो इंश्योरेंस वाला जो केस था, कई बच्चे इसमें एक सवाल बाद में पूछते हैं कि सब इंश्योरेंस कंपनी ने ये इंश्योरेंस पॉलिसी दे कैसे दी कि जब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था। इसका जवाब कोई दे सकता है? सवाल है कि जब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था तो इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी क्यों इश्यू कर दी? इसका जवाब फाउंडेशन में पढ़ चुके हो, डायरेक्टली यही नहीं पढ़ चुके हो लेकिन कहीं पढ़ चुके हो। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कंसेप्ट आया था फ्रॉड, आया था। अच्छा, फ्रॉड में कंसेप्ट आपको आता था कि साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। कुछ याद आ रहा है? कोई चीज के बारे में आपसे नहीं पूछा गया, आपने नहीं बताया, इट इज नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं होता है। फ्रॉड होता नहीं होता है? नहीं होता है, लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन है। क्या क्या? एक ऐसा केस था जहां पे इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, चाहे पूछा जाए चाहे यूब्रेमा, याद है, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरिंग द अटमोस्ट गुड फेथ। कॉन्ट्रैक्ट, और उसके एग्जाम्पल क्या थे? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा है? तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पूछा जाए चाहे नहीं पूछा, हर बात आपको बतानी है, सही। अच्छा बताइए, क्या ये ड्यूटी इंश्योरेंस कंपनी की थी? खुद की थी, खुद की, कि मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो देखा जाए कोई ज्यादा पंगे करेगा ना, इंश्योरेंस कंपनी ने गलत किया, उल्टा फ्रॉड का केस किससे बन जाएगा? उस बंदे के ऊपर बन जाएगा, आपने गलत किया है, आपने गलत तरीके से पॉलिसी कराई थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके देख सकते हो। इसलिए एक बात और सीखने को मिलती है डे टू डे लाइफ के लिए, कभी भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो। अच्छा, आपने कभी इंश्योरेंस पॉलिसी कभी अगर देखी होगी इशू होते समय, तो नॉर्मली क्या होता है, हम कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जब इशू होती है तो उस पहले एक प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, एजेंट होता है इंश्योरेंस पॉलिसी के, वो डिटेल ले लेते हैं, खुद ही भर देते हैं, साइन करा लेते हैं। एक्चुअल तरीका यही होता है भाई, भरे कोई भी साइन आपके, मतलब आप ही ने भरा, ये माना जाएगा ना, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन है। उस प्रपोजल फॉर्म के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी इशू करती है। तो एक तरह से देखा, प्रपोजल फॉर्म में आपने अपने बारे में जो जानकारी दी है, अगर उसमें कोई भी गलत जानकारी दी है तो फ्रॉड कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, कभी भी ऊट पटांग इंफॉर्मेशन दे, कई भाई एजेंट क्या कहते समझाते क्या है, अरे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बता क्यों बोल रहा है, मैं बताता हूं कि तुम सही लिख दो तो हो सकता है पॉलिसी इशू ना हो, कई बार ऐसा भी होता है, या कई बार होता है सही लिख दो तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, हो सकता है रिस्क फैक्टर अगर ज्यादा है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? प्रीमियम बढ़ा देगी। अच्छा, वो देख रहा आपको खुश करने के लिए कि अभी, अच्छा एक चीज बताओ, आपने पॉलिसी किस लिए इशू कराई है? अच्छा, पॉलिसी कोई भी लेते इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी, अभी रिस्क है या फ्यूचर में रिस्क अराइज होगा उसके लिए आपने तैयारी की है, ये सुनो, ये मतलब है। अभी तो आप रेगुलर प्रीमियम देते रहेंगे तो आप प्रीमियम देते रहो, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से पॉलिसी इशू कराई, अब बाद में पता लगता है कि साहब आपने गलत किया था और आपको क्लेम नहीं मिले, तो क्या फायदा पॉलिसी इशू कराने का? इससे तो कि हम सच बोल के भले थोड़ा प्रीमियम ज्यादा हो जाए, एटलीस्ट आई एम सेफ। ये सुनो, तो कई बार इस तरह के गलत सलत एजेंट्स होते हैं, महीने में सारे लोग गलत हैं, लेकिन कुछ गलत एजेंट होते हैं, क्या करते हैं, आपको खुश करने के लिए कि जानते कि साथ ज्यादा प्रीमियम होता है, हो सकता है क्लाइंट ले नहीं पॉलिसी, तो वो उसको लग रहा है कि जब तक पॉलिसी इशू से कमीशन मिलेगा नहीं, तो वो उस चक्कर में आपको गलत रास्ते पर धकेल देता है। कुछ भी लिख दो, कुछ नहीं होता। भैया कैसे नहीं होता? और बाद में जब क्लेम की बात आएगी, क्लेम नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली मेरा तो नुकसान ही नुकसान हो गया, आज तक जो मैंने प्रीमियम भरा तो जीरो हो गया। इसलिए कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले, कई लोग बोलते हैं ना इंश्योरेंस पॉलिसी में कई बार क्लेम मिलने में दिक्कत, अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने सही तरीके इशू कराई है, कोई माई का लाल तुम्हारा क्लेम नहीं हो सकता। और आज के दिन तो इतनी मुश्किल हो गई, आज का पता है एक अथॉरिटी इरडा मालूम होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो गए जमाने की इंश्योरेंस कंपनी मनमानी कुछ भी कर लेती थी। इरडा ने बहुत टाइट किया हुआ जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, बट गलत आप ही हैं, आप ही ने गलत तरीके से पॉलिसी करा रखी है। कई लोग बोले ये मुझे तो पता नहीं, एजेंट ने बोले, तो एक्ट ऑफ द एजेंट ही था, वो आप ही कर रहे हैं भाई। अब लॉ पढ़ते उसको अप्लाई भी किया करो, ये मत बोलो कि उसने कर दिया। भैया आपका भी तो देखना चाहिए, अल्टीमेटली सब जगह काम तो आपका हो रहा है ना, ट्रांजेक्शन तो आपकी हो रही है। यू हैव टू बी पर्टिकुलर। ये मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत लोग ट्रैप में आ जाते हैं और बाद में परेशान होते हैं, तो इसलिए कभी भी गलत इंफॉर्मेशन देके डोंट टेक द पॉलिसी।
बाद में आप ट्रबल में आ जाएंगे अननेसेसरी। अब देखो यहाँ देखें कि इंश्योरेंस कंपनी क्या बिगड़ा, उसे तो जितने साल का प्रीमियम मिलना था मिल गया, लास्ट में क्लेम भी नहीं देना पड़ा, तो और फायदा है। इसलिए आपको अपने आप को सेफगार्ड करना है, तो गलत इन्फॉर्मेशन पॉलिसी मत इशू कराइए, आप परेशानी में जाएंगे। और इंडियन लॉ के हिसाब से देख लीजिए कि दीज आर सम कॉन्ट्रैक्ट वेयर यू हैव टू स्पीक, वेदर सामने वाला पूछे ना पूछे, एनीथिंग विच इज रेलेवेंट फॉर दैट ट्रांजेक्शन यू हैव टू स्पीक, ठीक है। नहीं तो चुप रहोगे तो क्या हो, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू द फ्रॉड, आप फ्रॉड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।